देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHIC 110 भारत का इतिहास 1757 से लेकर के 1857 तक। आज इस क्लास में आप सभी को मैं चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक पढ़ाऊँगा। यानी टोटल 10 चैप्टर हम लोग इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो 4 चैप्टर हैं, मैंने पढ़ा रखा है। आप लोग उस वीडियो को भी जा कर के ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको चैनल पर आना पड़ेगा। जैसे आप लोग चैनल पर आएँगे, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएगा, BHIC 110 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप लोग जा कर के इससे पहले के वीडियो को आप लोग ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है? कोई सवाल होगा तो आप मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आप सभी को बता दूँगा। देखिएगा, आज का हमारा जो 5वां चैप्टर क्या रहेगा, 1857 तक औपनिवेशिक शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ। कहने का मतलब क्या है कि भाई मेरे जब अंग्रेज 1857 जब पहुंच जाता है, उस समय उनकी सत्ता और किस प्रकार से मजबूत होती है। क्योंकि 1757 से लेकर के, क्या मैंने बोला, 1757 से लेकर के 1857 तक कौन शासन करता था भारत पर? ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी। कौन शासन करता था जी? कंपनी का शासन था। कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी। लेकिन जब 1857 की क्रांति होती है, वहीं से हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि भारत पर इंग्लैंड की महारानी या कह सकते हैं ब्रिटेन का शासन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि 100 वर्षों तक 1757 से लेकर के 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। लेकिन जब 1857 की क्रांति होती है, तब भारत में कह सकते हैं कि शासन की जो प्रक्रिया है, वह पूरी तरीके से क्या हो जाती है, बदल जाती है और कंपनी के जगह पर कह सकते हैं कि ब्रिटेन का शासन हो जाता है। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा 5वें में, वारेन हेस्टिंग्स और भारत की। अरे हेस्टिंग्स वही है जिसने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। आप सबको पता होगा कि भारत में अंग्रेजों ने 3 प्रकार के भू राजस्व प्रणाली लेकर के आए थे, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। तो हेस्टिंग्स क्या है और इसने क्या लेकर के, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वह उसकी क्या नीति थी, ठीक है? और विलियम जोन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर उपयोगितावादी क्या है, ठीक है? साथ में हम लोग मुनरो को पढ़ेंगे, जो खास तौर से कह सकते हैं कि भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लेकर के आया था। कौन सा? रैयतवाड़ी बंदोबस्त को मद्रास में लागू करने वाला मुनरो था, ठीक है? क्या नाम था उसका जी? मुनरो था। और अस्थाई बंदोबस्त को, जिसको हम लोग अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है, उसको हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स लेकर के आया था, ठीक है? कि भाई आपको कितना राजस्व देना है। और खास तौर से जो अस्थाई बंदोबस्त है, उसमें जमींदारी प्रथा है। भाई किसानों से जमींदार खेती करवाएगा और जो पूरा भू राजस्व होगा उसको कलेक्ट करेगा और जा करके राज खजाने में जमा करवा देगा अंग्रेजों के यहाँ पर। और हम लोग बात करें रैयत, रैयत मतलब होता किसान, यानी वहां पर सरकार रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, वहां पर डायरेक्ट किसानों से भू राजस्व की वसूली की। यानी अंग्रेज सरकार जो थी, वह डायरेक्ट किसान से भू राजस्व की वसूली कर रही थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें, बल्कि यूपी का इलाका, बिहार का इलाका हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारी प्रथा हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है? रैयत मतलब होता किसान, जहां पर किसानों के द्वारा डाक वसूल करती है। अब देखिएगा, हम दोनों देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला, यहाँ देखिएगा खास तौर से वारेन हेस्टिंग्स को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई मेरे हेस्टिंग्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। विलियम जोन और हेस्टिंग्स दो हैं, देखोगा। वारेन हेस्टिंग्स कुछ व्यवहारिक कारणों से एशियाटिक सोसाइटी को प्रोत्साहन दिया। इस समय उसने क्लाइव की द्वैध नीति को छोड़ने का मन बना लिया था। देखो, आप सबको पता कि जब अंग्रेजों ने बक्सर जीता, तो बक्सर जीतने के बाद उन्होंने दोहरा शासन, एक शब्द आएगा द्वैध नीति, जिसको हम लोग बोलते हैं दोहरा शासन। दोहरा शासन मतलब समझते हैं कि भाई मेरे 1764 में जब अंग्रेजों ने बक्सर जीता, तो बक्सर जीतने के बाद अंग्रेज भी शासन करते थे बंगाल पर, और बंगाल के जो नवाब हैं वह भी शासन करते थे। दोहरा शासन का मतलब होता है कि दो शासक हैं। क्या है दोहरा शासन? अगर हम लोग बात करें
जब बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता, यानी बक्सर की लड़ाई के बाद क्या होता है कि बंगाल में दोहरा शासन चलता है, लगभग 10 साल तक चलता है कि भाई बंगाल का जो बंगाल के जो कह सकते हैं कि वहाँ के जो बादशाह हैं, वह भी शासन करते थे। नहीं अगर हम लोग और साथ में अंग्रेज भी शासन करते थे। इसी को यहाँ पर दोहरा शासन बोला गया है। अब जैसे अंग्रेज क्या करते थे, भू राजस्व वाजस्व की वसूली, यानी मलाई खाने वाले जितने काम थे, वो अंग्रेजों ने अपने पास रख दिए। और बंगाल का जो नवाब था, उसको बोल दिया भैया तुमको लोगों के लिए मदद करनी, सेवा करना, तुमको सड़क बनवा देनी है, तुमको पानी के लिए व्यवस्था करवानी है, तुमको जनता के लिए काम करना है। यानी अंग्रेज जो थे सारा भू राजस्व वसूला करते थे और जो बंगाल का नवाब था उसको बोला कि तुम जनता की भलाई के लिए काम करो। इस परिस्थिति एक लगभग द्वैत शासन कहां पर चलता, बंगाल में चलता है। और द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। वह चाहता था कि बंगाल की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ले ले। हेस्टिंग्स एक ऐसा व्यक्ति था, वारेन हेस्टिंग्स, जो चाहता था पूरे बंगाल पर भैया अंग्रेजों का कब्जा हो जाए, पूरा शासन प्रशासन बंगाल का ईस्ट इंडिया कंपनी ले ले। पर वह भारत में अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी के तौर तरीके लागू करने के पक्ष में था। अब वारेन हेस्टिंग्स कहता था कि हम लोगों को भारत पर तो भैया शासन करना है, लेकिन हमको अंग्रेजी नियम कानून के अनुसार नहीं, अंग्रेजी तौर तरीके अनुसार नहीं, बल्कि भारतीय तौर तरीके के अनुसार भारत पर शासन करने का जो पक्षधर कौन है, हेस्टिंग्स है। ठीक है, उसका मुख्य विचार विजेताओं पर उनके तरीके से शासन किया जाए। हेस्टिंग्स क्या कहता है, भैया जिसको तुमने जीत रखा है, जिसको तुमने युद्ध में हरा दिया है, जिस पर तुम शासन कर रहे हो, उन्हीं के तरीकों से तुमको शासन करना चाहिए। यानी हेस्टिंग्स कहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो या ब्रिटेन हो, अगर उनको शासन करना है, भाई अगर कंपनी शासन करेगी तो अंग्रेजी तौर तरीके से नियम कानून ना बनाए, बल्कि भारतीय तौर तरीके जो हैं उन्हीं तरीकों से शासन क्या किया जाए बंगाल पे। उसके अनुभव किया गया कि वह ब्रिटिश शक्ति के तीव्र विकास के कारण वह पूर्वाग्रह से उभर कर सामने आया। उसके विचार से इस प्रवृत्ति को रोक लगनी चाहिए। दूसरा, वह भारतीय संस्थाओं के साथ ब्रिटिश शासन का स्थापित करना चाहता। इसके लिए उसने देश के आचार और रीति रिवाज की गहराई से देखो वारेन हेस्टिंग्स जो है ना भाई मेरे, उसने भारत के धर्म के बारे में, भारतीय सभ्यता के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में उसने खूब पढ़ा भाई मेरे। क्यों? क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स चाहता था कि भारत पर भारतीय नियम कानून, भारतीय तौर तरीके के साथ शासन किया जाए। इस उद्देश्य से हेस्टिंग्स एक महत्वपूर्ण सहकर्मी होटलैंड ने धार्मिक रीति रिवाज कानून की सूची तैयार की, जिसे जूटू लॉ के नाम से जाना है। इस सूची को तैयार करने की प्रक्रिया हमको समझना था। ठीक है, हेड का मानना था कि इसे वाणिज्य और राज की स्थापना के अवसरों को और मजबूत। देखो कई सारे अंग्रेज ऐसे थे भैया जो कहते थे कि भारत पर अगर हमको शासन करना है तो भारतीय तौर तरीके से शासन किया जाए, और कुछ ऐसे अंग्रेज थे जो कहते थे अगर हमको भारत पर शासन करना है तो अंग्रेजी तौर तरीके से शासन किया जाएगा। इसको लेकर के बड़े मतभेद हैं। इसी को हम लोग पढ़ेंगे जब ना अलग अलग भारतवादी, जिसको जैसे अगर एक बात बताऊं, इसी चैप्टर में हम लोगों को एक पढ़ना है, जो अगर मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ना देखिएगा, इसी में आपको समझ में आ जाएगा। जब हम लोग अगला एक इसी में एक पॉइंट आपके एग्जाम में आएगा ना कि पूछेगा, जैसे मुनरो की हम लोग बात करेंगे और बाकी चीजें बात करेंगे। जैसे उपयोगितावादी कौन है भैया, उपयोगितावादी वही हैं जो कहते थे भारत पर भारत के तौर तरीके से हम लोगों को शासन करना चाहिए। और कुछ अंग्रेज ऐसे थे जिनका मानना था भैया कि अंग्रेजी तौर तरीके से भारत पर शासन किया जाए। इसको लेकर के अंग्रेज जो है दो धड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों का कहना था कि भाई भारत में ना तो कोई सभ्यता है ना तो कोई संस्कृति है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार की वहां पर क्या है वो बातें करते हैं। ठीक है, देखो कई सारे अंग्रेजी इतिहासकारों ने यहां तक लिखा, भारत में एक प्रकार से हिंदू मुसलमान लड़ते रहते थे, भारत में ना तो कोई सभ्यता संस्कृति है। उनका कहना था कि हम ही भारतीय लोगों को सभ्य बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। ठीक है, वो मानते थे भारत ऐसा गरीब गरीब देश टाइप का है, मदारियों का देश है। तुम सबने सुना भी होगा कि भारत मदारी और सपेरों का देश के बारे में तुम सबने सुना होगा। ये ऐसी बातें पता है अंग्रेजों ने फैला रखी है इस देश के बारे में, ऐसे गलत गलत बातें फैला रखी हैं। खास तौर से अंग्रेजी कई सारे इतिहासकार हैं, उसमें एक इतिहासकार आता है
वो तो उसने तो लिख दिया कि भारत का इतिहास हिंदू मुस्लिम के आधार पर बटा हुआ है। कई सारे अंग्रेजी इतिहासकारों ने यहाँ तक लिखा है कि भाई भारत के जो शासक होते थे जनता पर शोषण करता था, जनता पर दमन करता था, यानी एक प्रकार से वह लोग राजा महाराजा ऐश आराम की जिंदगी जीते थे और आम जनता ऐसे गरीबी बदहाली में जीती थी। बहुत सारी आलोचना कर रखी है अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेजों में भी दो धड़े बटे हुए हैं, एक तो उपयोगितावादी है और दूसरे हैं। ठीक है, इसमें उपयोगितावादी क्या है? उपयोगितावादी वही लोग हैं जो अंग्रेज कहते थे कि भारत पर अगर हमको शासन करना है तो भारतीय नियम कानून के अकॉर्डिंग, भारतीय तौर तरीके से हम लोगों को शासन करने की क्या है, जरूरत है। और अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए कई सारी स्थानीयकरण संस्थाएं बनाई, क्योंकि अंग्रेज कई, जैसे अगर बात हूं, जैसे वारेन हेस्टिंग है भैया, उसने भारत पर शासन करने के लिए भारत के धर्म को पढ़ा, यहाँ की सभ्यता को पढ़ा, यहाँ की संस्कृति को पढ़ा, ताकि वह भारत पर भारतीय तौर तरीके से क्या कर सके, शासन कर सके। अब आरंभ में समृद्ध भारतीय अतीत को खोजने का प्रयत्न किया गया, धीरे धीरे यह प्रयत्न ब्रिटिश के व्यवहार का एक अंग बन गया। आने वाले शासकों ने इस दिशा में प्रशिक्षण करने में वारेन हेस्टिंग की नीति का पालन किया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। भाई अंग्रेजों ने भारत में कॉलेज भी बनवाए ताकि भारतीय लोगों को पढ़ाया जा सके और भारतीय लोग पढ़े लिखें और उनका शासन प्रशासन चलाने में मदद करें। और कई सारे ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय भाषाओं को पढ़ा, भारतीय धर्मों को पढ़ा, भारतीय संस्कृति को पढ़ा। क्यों पढ़ा? ताकि वह लोग भारत को जान सकें और शासन प्रशासन करने के लिए भारतीय तौर तरीके से यहाँ पर शासन प्रशासन किया जा सके। अरे तभी तो, क्योंकि इनमें क्या एक प्रकार से दो गुट है, ये दो गुट यही चाहता था। कुछ लोग चाहते थे भाई कि भारत पर शासन का तो भारतीय तौर तरीके से किया जाए, कुछ लोग कहते थे हम लोगों को भारत पर शासन करना है तो अंग्रेजी तौर तरीके से किया जाए। इसमें दो धड़े बटे हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम में आ सकता है, 10 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ये उपयोगितावादी क्या है, उसमें वही है उपयोगितावादी। जैसे इसमें दिया गया है उपयोगितावादी क्या है। भाई मेरे उपयोगितावादी वही है जो भारत, ऐसे अंग्रेजी इतिहासकार हैं या ऐसा अंग्रेजों का एक गुट है जो कहता कि भारत पर शासन करने के लिए हम लोगों को भारतीय तौर तरीके शासन करनी चाहिए। अब हम लोग बात करें मुनरो ने क्या सुधार किए। देखो वारेन हेस्टिंग जो था यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त लेकर के आता है, जमींदारी प्रथा लेकर के आता है। और जमींदारी जो प्रथा रही वह भारतीय किसानों के लिए बड़ी दुष्कर रही, बहुत खतरनाक रही। जमींदार किसानों से बहुत ज्यादा शोषण करता था, दमन करता था। जमींदारी प्रथा से क्या रहा कि भारतीय किसानों को बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ा। जमींदार जो अस्थायी बंदोबस्त है वह किसानों के हित में नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने, अगर आप देखो मद्रास में अस्थायी बंदोबस्त को लागू नहीं किया, बल्कि वहां पर उनका एक वायसराय था जिसका नाम है मुनरो ने क्या किया, बंगाल में जो आज जिसे हम चेन्नई उन्नई के नाम से जानते हैं, पूरा साउथ जो है पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मद्रास था उसका। ठीक है, चेन्नई का पुराना नाम भी भाई मद्रास है। ठीक है, तो अंग्रेजों का एक बड़ा सेंटर है मद्रास है। अंग्रेजों ने 3 सेंटर बना रखे थे इंडिया में, एक बंगाल है, दूसरा उनका सेंटर जो बना था भाई वो मद्रास था, तीसरा उनका मुंबई था। ये 3 सेंटर है अंग्रेजों के। ठीक है, तो मद्रास उनका मेन सेंटर है। तो मद्रास में अगर आप देखोगे तो अंग्रेजों ने वहां पर क्या लागू किया था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयत क्या था? रैयत मतलब भाई होता भैया किसान, यानी मद्रास में जो भूमि अधिकार था, जमीनें किसानों के हाथे में थी और सरकार किसानों से डायरेक्ट भू राजस्व की वसूली करती थी। इसका सुधार किसने किया था? मुनरो ने किया था। किसने किया था जी? मुनरो ने किया था। दक्षिण में मुनरो ने, उसके सहकर्मी और मोफट ने आलोचक थे। उनके अनुसार कर्नवालिस की व्यवस्था में भारतीय इतिहास का अनुभव का कोई सम्मान की भावना नहीं। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि विदेशी अंग्रेजी परंपरा के सिद्धांतों के आधार पर एक राजनीतिक समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसी कारण से उन्होंने कर्नवालिस द्वारा लागू किया गया अंग्रेजी शासन के कानून का विरोध किया, जिसमें सरकार की न्यायिक और आधिकारिक शक्तियों को कठोर विभाजन किया गया था। देखो कर्नवालिस एक व्यक्ति का नाम है, लॉर्ड कर्नवालिस नाम है। लॉर्ड कर्नवालिस कहता था कि भैया भारत पर अगर शासन करना है तो अंग्रेजी नियम कानून के अनुसार करना चाहिए। तो अंग्रेजों में बड़ा गुट रहा। ठीक है, देखिएगा मुनरो मानता था कि राजनीति का प्रयोग के लिए किया जाना चाहिए, इसे व्यवहारिक भी होना चाहिए। उसके विचार में ब्रिटिश शासन को स्थापित हुए अभी कम समय हुआ है, इतनी जल्दी अस्थायी समाधानों की
प्रस्तुति प्रासंगिक नहीं है। इसी कारण से उसने रैयतवाड़ी को सर्वाधिक संशोधन करने का समर्थन किया। उसका मानना था कि भारत में अक्षुण्ण परंपरा, खास तौर से ग्राम समाजों की गाँव को संरक्षित करना ज़रूरी है। तो मुनरो कहता था कि भैया अभी अंग्रेजों का शासन अभी जल्दीबाजी में आया है, इसलिए भारत पर अगर शासन करना है, तो हम लोगों को भारतीय तौर तरीके से शासन करने की ज़रूरत है। इसलिए जो मुनरो था, उसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या था कि एक प्रकार से जो भू राजस्व की वसूली है, वह सरकार डायरेक्ट किसानों से करती थी और इस नीति को कौन लेकर के आया है? मुनरो लेकर के आया है, याद रखिएगा। उपयोगितावादी क्या होते हैं मैंने आपको बता ही दिया और इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वॉरेन हेस्टिंग्स, मुनरो, उपयोगितावादी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि आपके 5वें चैप्टर से ही पूछा जाएगा। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिए, क्योंकि पूरा जो हिस्ट्री है लगभग ऐसी ही है इसमें, जो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अंग्रेज जो है वो भी 2 गुटों में बटे हुए भाई। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि भारत में कुछ था ही नहीं, भारत तो गरीबों का देश है, एक प्रकार से यहाँ पर धर्म के नाम पर लोग लड़ते रहते थे, इनको कुछ नहीं आता था, एक प्रकार से जाहिल लोग थे, ठीक है, इनको हम सभ्य बना रहे हैं, इनको हम पढ़ा लिखा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना था नहीं ऐसी कोई बात नहीं, भारत में भी चीजें थी। तो अंग्रेजी जो गुट है वो 2 भी धड़ों में बटा हुआ है। कुछ लोगों का मानना था कि हम लोगों को अगर भारत पर शासन करना है, तो भारतीय तौर तरीके अपनाना पड़ेगा। कुछ लोगों का मानना था भाई अगर भारत पर शासन करना है, तो अंग्रेजी तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा। इसको लेकर के पूरा गुट इनका बटा हुआ था। चलिए हम अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, ठीक है? क्योंकि सारे जो इंपॉर्टेंट मैं सारा बताने वाला जो चीजें बता रहा हूँ उसको आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। अगला है प्रशासन और विधि क्या है? चैप्टर नंबर 6 क्या है? यानी अंग्रेजों ने भारत पर किस प्रकार का शासन किया? उनका प्रशासन कैसे था? और अंग्रेजों के स्वार्थ क्या हैं? भाई अंग्रेज क्या चाहते हैं? देखो अंग्रेज जब यहाँ पर शासन करने के लिए आए, तो भाई बड़ी संख्या में तो अब ब्रिटेन से तो आदमी आ नहीं सकता था, इंग्लैंड से तो आ नहीं सकता था। दूसरा क्या थे, उनको शासन प्रशासन चलाना था, तो उनको तो भैया अंग्रेजी आती थी, उनको तो हिंदी तो आती नहीं थी, यहाँ की भाषा तो आती नहीं थी। इसलिए देखा होगा कि उन लोगों ने कई सारे कॉलेजों की स्थापना की। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहले स्थापना की गई। यूनिवर्सिटियां कई सारी उन्होंने खुलवाई, ताकि भाई उनको शासन प्रशासन चलाने के लिए यहाँ पर क्लर्क की जरूरत थी। क्लर्क समझते हो? जो सारा लिखा पढ़ी का काम करता है उसी को बोलते हैं क्लर्क। इसलिए तुमने भारत की शिक्षा व्यवस्था में देखना होगा कि भारत में पढ़ लिख करके सिर्फ आदमी क्लर्क बनना चाह रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी इस देश में कि वह शिक्षा व्यवस्था इसी प्रकार की बन गई है, ठीक है? जैसे हम लोग देखते हैं, तो अगर आप देखेंगे संस्थागत संरचना क्या है? अंग्रेजों ने भारत में न्यायपालिका व्यवस्था बनाया, प्रशासनिक व्यवस्था और भारतीय भागीदारी को भी सुनिश्चित किया। तो उन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में शासन और नियम कानून चला, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है। तो देखिएगा प्रशासन संबंधी ब्रिटिश विचार क्या थे? अंग्रेजों ने एकाएक शून्य में कई प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था लागू नहीं की। यानी अंग्रेज जो थे भैया अचानक कानून नहीं बना देता था, वो धीरे धीरे देखता था कैसा देश है कैसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आते ही सारे नियम कानून ला दिए हो देश पर, ऐसा नहीं किया उन्होंने, अचानक नहीं कानून बनाया। यह व्यवस्था लगभग 8 दशकों के प्रयत्न का परिणाम थी। इस दौरान कई कदम उठाए गए, कई अधिनियम बनाए गए। उन्होंने ब्रिटिश शासकों और चिंतकों की काफी सूझबूझ के बाद बनाया। इसमें कोई प्रावधान और नीति अभी तक लागू नहीं है। यह शून्य में पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन में हुए बौद्धिक आंदोलन का हाथ था। इसमें भारत के ब्रिटिश शासन का विशेष ध्यान दिया गया। देखो अंग्रेज जो थे जल्दबाजी में भारत पर कोई नियम कानून बनाना नहीं चाहते थे, और वह सूझबूझ के साथ भारत में नियम कानूनों को बनाना चाहते थे, ताकि वह लंबे समय तक क्या कर सके भैया, शासन कर सके। अंग्रेजों ने आरंभ में जिस विकास नीति की शुरुआत की, उस पर उनका प्रभाव देखा जा सकता है। कर्नवालिस द्वारा भारत के विकास के लिए ब्रिटेन में लागू भू राजस्व को ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आरोपित करना। इसी देखो जब कर्नवालिस आता है, तो ब्रिटेन में जैसे भू राजस्व व्यवस्था थी, उसी प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटेन वाली वह भारत में लागू कर देता है। कर्नवालिस ने ब्रिटेन में स्थापित कुलीन तंत्र की खोज भारत में की और जमींदारी का पर्याय मान लिया। उन्होंने जमींदारी को एक ट्रस्टी के रूप में कार्य, यानी अगर आप देखोगे जो कर्नवालिस था, जिस प्रकार से ब्रिटेन में भू राजस्व चलता था और एक प्रकार से जमींदारी प्रथा थी, वैसे जमींदारी प्रथा वह भारत में भी लेकर के आया। कर्नवालिस के अनुसार भूमिपति कुलीन तंत्र के नेतृत्व में भारत का विकास संभव था। इसके लिए प्रशासन और राजस्व और न्यायिक कार्यों में अलग अलग खाकों में बट गए।
यानी कर्नवालिस को लगता था कि भैया अगर भारत को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर क्या है, विकास करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कर्नवालिस जो है यहाँ का शासन, प्रशासन, राजस्व इसको अलग-अलग बाँटा। उपयोगितावादी विचारधारा और दृष्टिकोण के विकसित होने से कर्नवालिस ने अपनी नीतियाँ निर्धारित की। मैकाले उदारवादी था, उसके विचार धार्मिक प्रचार संबंधी प्रयत्नों में 1830-1840 में पनप रहे थे। व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रभावित था, अतः उसने कानून निर्माण के लिए उत्साह के लिए कार्य किया। देखो मैकाले कौन है भैया? मैकाले वही आदमी है जिसने भारत में शिक्षा व्यवस्था लेकर, आप सबको पता है कि भारत में भैया पहले गुरुकुल व्यवस्था चलती थी। क्या चलती थी जी? गुरुकुल व्यवस्था चलती थी। यही आदमी लॉर्ड मैकाले इसका नाम है, ठीक है? इनका नाम लॉर्ड मैकाले और बहुत वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सांसद है, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर एमपी का चुनाव रहा, वैसे लॉर्ड मैकाले बहुत बड़ा पार्लियामेंट था, संसद में बैठता था। उसने संसद में भाषण दिया था कि भारत में शिक्षा व्यवस्था को हमको बदलना पड़ेगा। ये लॉर्ड मैकाले ही था जो थोड़ा उदारवादी था। मैकाले था उदारवादी था। मैकाले यही मानता था कि भाई भारतीय लोगों को, हम लोगों को पढ़ाना लिखाना चाहिए ताकि वो देश भी आगे कुछ बढ़ सके। उनका आगे बढ़ाने का सिंपल मतलब यही था, लूटना खसोटना ही था और कुछ नहीं था, ठीक भाई। कर्नवालिस और मैकाले के बीच एक बौद्धिक विचारधारा उपयोगितावादी थी। जेम्स मिल, जेनरी बेंथम, रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल इसके प्रमुख हैं। यानी उपयोगितावाद किसने दिया भैया? जेम्स मिल, जेनरी बेंथम, रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने भारतीय मामलों की गहरी से रुचि दिखाई और भारत में लागू प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था का विशेष प्रभाव था। उपयोगितावादियों ने भारत पर नियंत्रण स्थापित करने और शासन करने के तरीके सुझाए। उनके विचार धीरे-धीरे ब्रिटेन में स्वीकृत हो गए क्योंकि वे व्यापारियों, उत्पादकों, मिशनरियों के हित में पोषक थे। उनके विचार क्या थे? भारत की समस्या के क्या समाधान किया? उनके अनुसार भारतीय समाज में बौद्धिक और व्यक्तिवाद जैसे मूल्य बिल्कुल नहीं थे। यानी भारतीय जो समाज है वो व्यक्तिवादी समाज नहीं है, जो किसी आधुनिक समाज के निर्माण के लिए जरूरी था। नहीं, भारतीय समाज 1% भी आधुनिक नहीं था। भारत जैसे परंपरागत और पतनमुखी समाज में उपयोगी कानून बना करके, देखो कई सारे अंग्रेज मानते थे भैया अगर तुम्हें भारत में सुधार करना है तो आपको कानून बनाना पड़ेगा। बिना कानून बनाए भारत में किसी प्रकार का सुधार लाया नहीं जा सकता है। पर मिल ने शिक्षा को सुधार को अस्त्र मानने से इनकार किया। उसके अनुसार सरकारी संरचनाओं के भारतीयकरण का विरोध किया। देखो कई सारे ऐसे अंग्रेज थे भैया कि जो भारत में हो रहे परिवर्तन का क्या करते थे? विरोध करते थे। उनके अनुसार भारतीय अपना आधुनिकीकरण करने में सक्षम नहीं है। अतः मिल ने भारतीय को प्रशासन में हिस्सेदारी देने का नामंजूर कर दिया। देखो मिल कहता था, ये जीएस मिल है, ये मिल क्या कहता था? जीएस मिल ये कहता था, भाई मिल का कहना क्या है? जीएस मिल कहता कि भारतीय लोग असभ्य हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इसलिए भैया इनको शासन प्रशासन में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। मिल जो था भारतीय लोगों का काफी विरोध करता था। उसका मानना था भारतीय लोग योग्य ही नहीं है। उपयोगितावादियों की एक ऐसी सरकार की स्थापना की सलाह दी जिसके कर्ता धर्ता अंग्रेज थे। देखो मिल कहता था कि भारत में एक ऐसी सरकार चलनी चाहिए जिसमें सारी जिम्मेदारियां अंग्रेजों के पास होगी। यानी भारतीयों को किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी देने की जरूरत नहीं है। भारत के यानी अंग्रेजों के अनुसार नियम कानून चलने चाहिए। ये कौन मानता था? उपयोगितावादी में मिल मानता है, ठीक है, जीएस मिल। देखो भारतीय समाज पिछड़ा है, भारतीय समाज पिछड़ गया है, भारतीय समाज का पतन हो रहा है, भारतीय समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। कुछ लोग ज्यादा लोगों का शोषण करते थे। यही कहते थे भारत में जो राजा महाराजा वो शोषण कर रहे हैं लोगों का। इसके कारण गरीबी थी, गरीबी का परिणाम अपराध था। कई सारे अंग्रेज कहना कि भारत में भाई बहुत ज्यादा गरीबी है, अपराध है। गुलामी और अंधविश्वास भारतीय जनता का विशेष थी। नहीं, भारतीय जनता में गुलामी भरी हुई है और भारत में धार्मिक अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैला हुआ था। इसको लेकर के कई सारे अंग्रेजों ने लिखा है और कई सारे अंग्रेजों ने, खास तौर से जो उपयोगितावादी लोग हैं। समाधान क्या है चीजों का? अच्छी सरकार और स्थापना, उपयुक्त कानून बना करके भारत की शासन व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता था। कई सारे अंग्रेजों का मानना था भारत में जो शासन व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए भारत में एक अच्छी सरकार की जरूरत है जो अंग्रेजों के नियम के अनुसार चलेगी। इससे व्यक्ति में निरंकुशता तंत्र, रीति रिवाज की जो खामी कम हो जाएगी, ठीक है। यानी अंग्रेज जो हैं वह भारतीय समाज को बदलना चाहते थे। उनका मानना है भारत को एक प्रकार से अंग्रेजी नियम कानून के अनुसार क्या है, हम लोगों को क्या चलाने की जरूरत है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार को कानूनी तौर पर शख्सियत और संरक्षण करना जरूरी था।
यानी अगर आप देखें अंग्रेज जो है वह व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर के ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। व्यक्तिवादी वह लोग ज़्यादा हैं, खास तौर से अगर हम अंग्रेजी सरकार की बात करें। तो अगला देखिएगा अंग्रेजों के स्वार्थ क्या है? वही अंग्रेजों का सिंपल सा स्वार्थ ये है कि भारत से ज़्यादा जो धन है, जो पैसा है, वह अपने देश में ले जा सकें। उनका एक ही उद्देश्य है, उनका एक ही टारगेट है। क्या है? उनका एक ही टारगेट है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो धन है, वह हम लोग भारत में ले जा सकें। ठीक है? और ब्रिटेन अंग्रेज सिर्फ़ अपना ही फ़ायदा देखती थी। वह भारत में शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था इसलिए लागू करना चाहते थे, ताकि यहाँ के जो सोने, चाँदी, हीरे, जवाहरात जो भी देश में कुछ पड़े हुए हैं, उनको निकाल कर के वो अपने देश में ले जा सकें। वह भारत को विकास डेवलप नहीं करना चाहते थे, बल्कि वह भारत का जो विकास वो किया उन्होंने सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए किया। क्या जी? वह सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते थे। क्या देखते थे? अंग्रेज जो हैं, वह मात्र और मात्र क्या है? वह अपना फ़ायदा देखता है। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? अपना फ़ायदा भारत के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार और अन्य यूरोपीय देशों का निष्कासन। ईस्ट इंड देखो अंग्रेज चाहते थे कि भारत में पूरा व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करे और बाकी जो सारी कंपनियाँ उनको यहाँ से किसी न किसी तरह से निकाल दिया जाए। ठीक है? काराधन द्वारा वित्तीय शोषण तंत्र को नियंत्रण यानी वो एक प्रकार से यहाँ पर भू राजस्व संबंधी अधिकारों को चाहते थे, ताकि वह यहाँ से ज़्यादा राजस्व की क्या कर सकें? वसूली कर सकें। क्या? राजस्व और पैसे की वसूली वो यहाँ से ज़्यादा करना चाहते थे। उनका यही एकमात्र उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन जो है, वह अपने देश में ले जा सकें और अपने देश को मजबूत करके। ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सिर्फ़ क्या चाहते हैं जी? पैसा चाहते हैं, पूँजी चाहते हैं। ज़्यादा उनको पैसा मिले। ठीक है? अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था लागू किया, यानी उन्होंने यहाँ पर न्यायालयों की स्थापना की। न्यायालय का निर्माण करवाया। क्या? अंग्रेजों ने भारत में बेहतर तरीके से शासन किया जा सके, इसलिए उन्होंने न्यायिक व्यवस्थाएँ लागू की। यानी न्यायालय की स्थापना की, ताकि भारत में न्याय जो लोगों को जो न्याय है, जो लड़ाई झगड़े के मैटर और जो मैटर हैं, उनका समाधान जल्दी से किया जा सके। ठीक है? किसी प्रकार से नागरिक अदालतों का गठन किया नहीं, उन्होंने यहाँ पर अदालतें बनाई, जैसे दीवानी अदालतें बनी, प्रांतीय अदालतें बनी, ठीक है? कई प्रकार के यहाँ पर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट यानी जिला अदालतों की भी स्थापना की गई। फौजदारी अदालतें, दीवानी मतलब समझते हो? जहाँ पर लड़ाई झगड़े का मामला नहीं देखा जाता उसे हम दीवानी अदालतें बोलते हैं। फौजदारी होता है जहाँ पर भाई लड़ाई झगड़ा, मार-पीट ये सारी चीज़ें जो मुकदमे देखे जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फौजदारी वाले मामले। यानी उन्होंने दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय उन्होंने क्या किया? स्थापना की। और जिला स्तर पर भी कह सकते हैं उन्होंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अदालतों की स्थापना की गई। जैसे मद्रास में, मुंबई में फौजदारी अदालतों का गठन किया गया। अगर उसी प्रकार से देखोगे, सिविल और जिला अदालतें भी कह सकते हैं स्थापना की गई। खास तौर से ताकि शासन व्यवस्था बेहतर से बेहतर बन सके। अगला प्रशासनिक व्यवस्था में उन्होंने क्या किया? वही शासन प्रशासन को क्या? प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाया जा सके इसके लिए उन्होंने सिविल सर्विस की सेवा शुरुआत की यानी यूपीएससी की भैया एग्ज़ाम करवाने लगे सिविल सर्विस। अंग्रेज ही थे जो यहाँ पर भारत में यूपीएससी सिविल सर्विस लेकर के आए थे। अंग्रेजों ने यहाँ पर सेना को बेहतर मजबूत करने का काम किया शासन प्रशासन में, साथ में पुलिस नाम की एक व्यवस्था लागू की। क्या? पुलिस नाम के एक प्रशासन तंत्र आता है। 1857 क्रांति के भारत में पुलिस का गठन किया गया। उससे पहले भारत में पुलिस नहीं रहती थी, क्योंकि भारत में सेना होती थी। राजा महाराजा को पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भाई मेरे पुलिस जो होती है वो जनता पर शोषण करने के लिए होती है। ठीक है? और राजा महाराजा को जनता पर तो शोषण करना नहीं। पुलिस व्यवस्था इसलिए अंग्रेजों ने ताकि आम जनता को कंट्रोल कर सकें। सिविल सर्विस की स्थापना अंग्रेजों ने की, जिसे आज हम लोग सिविल सर्विस यूपीएससी के नाम से जानते हो, उसकी स्थापना यहाँ पर उन्होंने की, ताकि भारत में जो टैक्स कलेक्शन है, जो कर का कलेक्शन हो रहा है, वो बेहतर ढंग से सिविल सर्विस का मुख्य कार्य कानूनों को लागू करना, राजस्व की वसूली करना था। यानी अंग्रेजों ने जो भारत में सिविल सर्विस की स्थापना की, उसका काम क्या भैया? कि भारत में कानूनों को लागू कर दो, इसलिए अधिकारी जो थे और राजस्व की ज़्यादा से ज़्यादा वसूली की जा सके। इसलिए अंग्रेजों ने बेहतर लोग पढ़े लिखे लोगों की भर्ती की और सिविल सेवा परीक्षा की यहाँ पर क्या होती है? शुरुआत होती है, ताकि उनको एक ट्रेंड लोग मिल सकें, जो यहाँ पर नियम कानूनों को बेहतर तरीके से बना सकें और दूसरा क्या कर सकें भाई? शासन व्यवस्था प्रशासन को चला सकें। अंग्रेजों ने यहाँ की सेना और पुलिस को मजबूत किया, ताकि शासन प्रशासन को लोग क्या कर सकें? बेहतर चला सकें।
और बेहतर शासन प्रशासन चलाने की उनकी एक नीति थी। ठीक है, भारतीय लोगों की भागीदारी भी सुन, देखो शासन प्रशासन में भारतीय लोगों की भागीदारी भी, अरे भैया एक बात बताओ, अगर अंग्रेजों के यहाँ पर सेना है, पुलिस है, शासन प्रशासन है, चलाने के लिए भारत तो बहुत बड़ा देश है, ठीक है? वही इतनी चीज़ें करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत चाहिए। तो उनको ब्रिटेन से या इंग्लैंड से लोगों को लाना ना पड़े, इसलिए यहीं पर उन्होंने क्या लोगों को पढ़ाया-लिखाया ताकि भारतीय लोगों पर भारतीय लोगों के द्वारा शासन-वासन किया जा सके। अब बड़ी संख्या में तो वहाँ अपने देश से लोगों को तो ला नहीं सकते थे ना, कि भाई चलो वहाँ पर नौकरी करो, चाकरी करो। आते थे ये ब्रिटेन से लोग, लेकिन बड़े-बड़े पदों के लिए आते थे। अब थोड़ी छोटे-छोटे पदों के लिए ब्रिटेन से आदमी लेकर के लोग आएँगे, तो लोग नहीं आते थे। यहीं पर कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों को पढ़ाया-लिखाया ताकि लिखी-पढ़ी का काम वो लोग कर सकें। भारतीय लोगों की भागीदारी जो थी, वह शासन और प्रशासन में हम लोगों को देखने को बराबर मिलती है। ठीक है? ये चैप्टर हमारा लगभग समाप्त हो गया। ठीक है? छठा चैप्टर चलिए देखिएगा, अगला हमारा जो 7वां चैप्टर रहेगा उसको भी हम लोग क्या है देख लेते हैं। ठीक है? अगला जो चैप्टर रहेगा क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 7 क्या है? अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार क्या है? कि किस प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पर प्रसार होता है। चैप्टर नंबर 7 देखिए क्या है? जिसे औपनिवेशिक शिक्षा क्या है? अरे औपनिवेशिक शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा बोला जाता है। दूसरा क्या भाई मेरे? स्वदेशी शिक्षा। ठीक है? और किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास किया। खास तौर से आपसे 10 नंबर में या 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, औपनिवेशिक शिक्षा क्या है, स्वदेशी शिक्षा क्या है, या अंग्रेजी शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ है। यही 2-3 क्वेश्चन जो इसमें से इंपॉर्टेंट बनेगा। तो सबसे पहले देखिएगा औपनिवेशिक शिक्षा क्या है। औपनिवेशिक शासन के अधीन शैक्षिक विकास के बोध कराने के लिए उपनिवेशवाद के बीच गत्यात्मक संबंधों को समझना आवश्यक है। ठीक है? बात करें, औपनिवेशिक शिक्षा उसी शिक्षा व्यवस्था को कहा जाता है जिस शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजों ने भारत में लागू किया। उपनिवेश देशों पर आर्थिक और राजनीतिक नियम औपनिवेशिक शासन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा तंत्र का इस्तेमाल, देखो अगर भाई जैसे मान लीजिए अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, तो भाई भारत में उनका शासन लगातार चले, इसलिए शिक्षा का इस्तेमाल किया जाता है। तो अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन करना शुरू किया, तब उन्होंने यहाँ पर लंबे समय तक यानी निरंतरता यानी जो अंग्रेजों का शासन है वो लगातार चलता रहे या निरंतर चलता रहे, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भारत में शिक्षा तंत्र को नई सिरे से बनाने का काम किया। शिक्षा तंत्र के माध्यम से नए मूल्यों का विकास किया गया। औपनिवेशिक शासन के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास, यानी अंग्रेज जो हैं शिक्षा के जरिए क्या करना चाहते थे, भारत में नए मूल्यों का विकास करना चाहते थे, यानी नई-नई चीजें, तथा अंग्रेज शिक्षा व्यवस्था के जरिए अपने शासन को सही ठहराने का प्रयास करना चाहते थे। इस प्रकार शिक्षा प्रक्रिया अपनी स्वतंत्र पहचान खो देती है और राजनीतिक नियंत्रण के अधीन हो जाती है। यानी अंग्रेजों ने एक प्रकार से शिक्षा का जो उद्देश्य है, व्यक्ति को जागरूक करना और व्यक्ति का विकास करना, अंग्रेजों ने भारत में जो शिक्षा व्यवस्था इसलिए लेकर के आए ताकि वह अपने शासन प्रशासन को सही ठहरा सकें और दूसरा भारतीय लोगों में अंग्रेजों के जो संस्कार है, जो मूल्य हैं, उनको भरा जा सके। औपनिवेशिक शिक्षा निसंदेह औपनिवेशिक देशों में परिवर्तन था तथा सांस्कृतिक रूपांतरण का सूत्रपात करती थी। यानी अंग्रेज जो हैं शिक्षा व्यवस्था के जरिए अपनी अंग्रेजी शिक्षा यानी अंग्रेजी शासन एक प्रकार से संस्कृति का विकास करना चाहते थे। नए-नए तथा प्रयोग निश्चय ही वर्तमान ज्ञान की वृद्धि करते हैं, लेकिन औपनिवेशिक देशों को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। औपनिवेशिक शिक्षा को वास्तविक लाभकर्ता थोड़े ही लोग ऐसे होते हैं जिनका औपनिवेशिक शासन को निरंतर बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया होता है। औपनिवेशिक शिक्षा अभिष्ट होती है एक प्रकार से, ये देश के लिए बेहतर नहीं है। यानी औपनिवेशिक जो शिक्षा व्यवस्था थी, वह भारत के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज जो हैं वह औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था को इसलिए लेकर के आए थे ताकि वह भारत को लंबे समय तक उपनिवेश बना सकें, ताकि वह देश को लंबे समय तक गुलाम बना सकें। उपनिवेश देशों को नियंत्रण में रखना और उनको ना बदलना। यानी अंग्रेज जो थे भारत में शिक्षा व्यवस्था इसलिए लेकर के नई शिक्षा व्यवस्था लेकर के आए थे ताकि भारत पर लंबे समय तक उनका नियंत्रण यानी कंट्रोल रहे और भारत में उनकी जो शासन व्यवस्था है वह लगातार चलती रहे। औपनिवेशिक शासन तथा शिक्षा के बीच गतिशील संबंधों के बारे में अनेक इतिहासकारों का उपयुक्त विचार करते हुए
हमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास का दृष्टिकोण करेंगे। अंग्रेजी शिक्षा के आरंभ करने से हम 19वीं शताब्दी में स्वदेशी शिक्षा के देखो अंग्रेज जो थे भारत में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बदलना चाहते थे, क्योंकि वहां पर या भारत में उनको एक ऐसे लोगों की जरूरत थी जो शासन प्रशासन में उनकी मदद कर सकें या जिन लोगों को अंग्रेजी आती हो, क्योंकि अंग्रेज ब्रिटेन से तो बड़ी संख्या में लोगों को तो ला नहीं सकते थे, इसलिए वह भारत में लोगों को पढ़ा लिखा करके एक प्रकार से क्लर्क की नौकरी जिसको हम बाबू की नौकरी बोलते हैं, वह नौकरी देना चाहते थे ताकि उनका शासन प्रशासन बेहतर चल सके और भारतीय लोग जो हैं वह अंग्रेजी संस्कार को सीख लें या अंग्रेज शिक्षा व्यवस्था के जरिए भारत में अपने शासन को सही ठहराना चाहते थे। इसलिए कह सकते हैं उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में काफी परिवर्तन करने का काम किया। स्वदेशी शिक्षा क्या है? अंग्रेजों से आने से पहले भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसे हम 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के आसपास देखते हैं। उस समय मुस्लिम आबादी के लिए मदरसा शिक्षा होती थी। अगर आप देखो अंग्रेजों से आने से पहले भारत में मुसलमानों के लिए मदरसा शिक्षा होती थी और हिंदुओं के लिए पाठशालाएं और होती थी। इस श्रेणी क्रम में अरबी संस्कृत का अध्ययन कराया जाता था। यानी अंग्रेजों से आने से पहले भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था नहीं, बल्कि भारत में अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती थी। वैज्ञानिक और धार्मिक शिक्षण का अभाव उन दिनों उच्च अध्ययन में केंद्र में सीमांत था। राजकाज की भाषा फारसी होने के कारण अनेक हिंदू भी फारसी स्कूलों में जाते थे। इन स्कूलों के हिंदू शिक्षक भी होते थे। मदरसा स्वदेशी शिक्षा का कुछ सामान्य विशेषताएं थी। यानी भारत में अंग्रेजों से आने से पहले मदरसा और पाठशालाएं चलती थी और बहुत सारे लोगों को फारसी भाषा आती थी, क्योंकि अंग्रेजों से आने से पहले जो मुगलों की भाषा वो फारसी भाषा थी और फारसी भाषा ही राजकाज की भाषा थी। इसलिए कई सारे हिंदू लोगों को फारसी भाषा आती थी और जो कई सारे हिंदू शिक्षक जो थे वह फारसी स्कूलों में पढ़ाते थे या फारसी भाषा को बोलते थे। स्कूलों का संचालन आमतौर पर जमींदार और धनी लोग करते थे। भैया अंग्रेज आने से पहले जो भारत में जो विद्यालय थे, जो स्कूल थे या जो मदरसे होते थे, उनका जो पैसा वैसा था कौन देता था? अमीर लोग देते थे, जिनके पास अमीर धन होता था। अंग्रेज आने से पहले जो भारत में शिक्षा व्यवस्था, उसमें भारत में संस्कृत की पढ़ाई होती थी, अरबी की पढ़ाई होती थी, फारसी भाषा की पढ़ाई होती थी और भारत में व्याकरण पढ़ाया जाता था, तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था और विज्ञान पढ़ाया जाता था। इन सारे विषयों की पढ़ाई अंग्रेज आने से पहले होती थी। भारत में संस्कृत शिक्षा ब्राह्मणों का विशेष क्षेत्र था। यानी संस्कृत को कौन पढ़ता था? खास तौर से ब्राह्मण पढ़ते थे। अंग्रेज आने से पहले शिक्षा व्यवस्था भारत में ऐसी है, ठीक है। आरंभिक 19वीं शताब्दी की उपलब्ध रिपोर्टें से हम पाते हैं कि इन स्कूलों में नीची जाति तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भी स्थान पाते थे। देखो अंग्रेजों से आने से पहले स्कूलों में जो SC ST हैं, उनको भी स्कूलों में स्थान मिलता था। वह भी लोग भैया स्कूलों में क्या थे? पढ़ते लिखते थे। महिलाएं आमतौर पर औपचारिक शिक्षा से अलग ही रखी जाती थी। यानी महिलाओं को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। या अंग्रेजों से आने से पहले की हम लोग इसकी बात करें, यानी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है अंग्रेज आने से पहले जो है, उसमें महिलाओं को शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया है। 19वीं सदी में, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस आने से शिक्षा व्यवस्था और अध्ययन में परिवर्तन आया। ज्ञान और संचार की क्रांति हुई। यद्यपि शासक विशुद्ध के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों का संरक्षण करते थे, शिक्षा में राज्य की भूमिका बहुत कम होती थी। कारण कि अंग्रेज आने से पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी, ठीक है। खास तौर से जो राजा महाराजा होते थे वही शिक्षा को संरक्षण देते थे, कभी कभी भाई नहीं भी देते थे। उच्च जातियों के लिए बने उच्च शिक्षण केंद्र अतिरिक्त अनेक अर्थों में प्राथमिक विद्यालय होते थे। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय भारत में अधिकांश गांव में थे। यानी जो प्राइमरी स्कूल होते हैं जिसको हम प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं, बहुत सारे प्राथमिक स्कूल होते थे लेकिन ज्यादातर गांव में होता था। इसका संचालन गांव का जमींदार जो होता था वो करता था। ये विद्यालय विद्यार्थियों को बुनियादी गणित और विज्ञान की बातें और आवश्यक बातें पढ़ाते थे। पिछड़ी जातियों को लोगों को छोड़ करके समाज के सभी तबकों के विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाते थे। भाई जो पिछड़ी जाति के लोग हैं
वही पढ़ने नहीं जाते थे, बाकी सभी जाति जो लोग थे वो पढ़ने जाते थे। इस प्रकार 19वीं सदी में भारत में शिक्षा प्रणाली की अपनी खूबियाँ थी। प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर का केंद्र होते थे भैया। गाँवों में प्राथमिक विद्यालय जो होता था, प्राइमरी स्कूल जो होता, वहाँ पर पढ़ाई होती थी। इसका पाठ्यक्रम दृष्टिकोण में धार्मिक निरपेक्ष था। यानी जो पढ़ाई होती थी वो धर्म निरपेक्ष होती थी, यानी हिंदू मुसलमान की पढ़ाई होती थी, बल्कि गणित की पढ़ाई, विज्ञान की पढ़ाई, अर्थशास्त्र की पढ़ाई, इन चीज़ों की क्या होती थी, वहाँ पर पढ़ाई होती थी, खास तौर से अगर हम लोग बात करें, ठीक है? संभवतः उच्च शिक्षा केंद्र मदरसे और मदरसों में व्याकरण की पढ़ाई, दर्शन की पढ़ाई और धर्म की पढ़ाई पर विशेष जोर दिया जाता था। उपनिवेशवादी शासकों ने स्वदेशी शिक्षा के स्थान पर अपनी अंग्रेजी शिक्षा का आरोपित किया। भैया अंग्रेजों ने भारत की जो स्वदेशी शिक्षा थी, उसको बदल करके अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, ताकि वह भारत में लंबे समय तक शासन प्रशासन कर सकें, ताकि वह भारत को लूट सकें, ज्यादा से ज्यादा रुपया पैसा कमा सके। इसलिए वो भारत में शिक्षा व्यवस्था की बदलता है। व्यापक जन शिक्षा के साधन के रूप में स्वदेशी शिक्षा की संभावना समाप्त की गई। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने ही भारत की स्वदेशी शिक्षा को समाप्त किया, ताकि भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लोग क्या कर सकें, लागू कर सकें और शिक्षा के जरिए अपने शासन प्रशासन को सही ठहरा सकें। 7 के बाद हमारा जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 क्या रहेगा? नई भू राजस्व व्यवस्थाएं। यानी जब भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई, यानी 1764 में जब बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता, उसके बाद क्या हुआ कि भारत में कई सारी भू राजस्व नीतियां लेकर के आती हैं, जिसमें खास तौर से बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को लेकर के आया गया। अस्थाई बंदोबस्त में क्या था? जमींदारी प्रथा। क्या है जी? जमींदारी प्रथा। इसमें क्या होता था कि जो जमीन होती थी वह जमींदार की हो जाती थी, यानी जो पूरी जमीन होती थी, जो लैंड होता था, वह जमींदार के पास होता था और किसानों से जमींदार क्या करवाता था? खेती करवाता था। और जो जमींदार होता था किसानों से भू राजस्व, यानी एक प्रकार से उनसे लगान जो थी वह वसूल करता था और अंग्रेजी सरकार के पास जाकर के वो क्या, उसे जमा करवाता था। जमींदारी प्रथा इतनी ज्यादा रही, जमींदारी इसको अस्थाई बंदोबस्त इसलिए बोला जाता था क्योंकि जमींदार को क्या होता, यानी 1/10वां भाग उनको देना पड़ता था, खास तौर से जो भू राजस्व लिया जाता था। जमींदारों के साथ ये बंदोबस्त किया गया, अस्थाई बंदोबस्त की अगर हम लोग बात करें। और अस्थाई बंदोबस्त जो है वह बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में इसको लागू किया गया था। जो अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ कि जो किसान हैं, जो खेतिहर हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि सारी जो जमीनें थी वह जमींदार के हाथ चली जाती है। किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन करके रह गए। और यह जो अस्थाई बंदोबस्त है जमींदारों के साथ है, ठीक है। एक बात बता दूं, अगर कोई जमींदार ना, जैसे मान लो भाई तुम जमींदार हो और तुमको अंग्रेजों की सरकार ने बोला कि भाई आज, मान लो आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख तक आपको जो भू राजस्व है, जो आपको लगान देनी, उसको अदा करना है। अगर आपने सूर्यास्त होने से पहले जमा नहीं करवाया भू राजस्व, तो भैया आपकी जमींदारी चली जाएगी। इसी में एक नियम आएगा, कानून आएगा, सूर्यास्त कानून। क्या है सूर्यास्त? मतलब क्या है? सनसेट लॉ इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोला जाएगा। सूर्यास्त कानून क्या है भाई? सूर्यास्त कानून का सिंपल से मतलब यही होता है कि भाई अगर जमींदार ने शाम को सूर्यास्त होने से पहले अपनी जमींदारी जितना अंग्रेजों की सरकार में जमा करवाना है, अगर उन्होंने जमा नहीं करवाया तो भैया उनकी जमींदारी क्या हो जाएगी? चली जाएगी पूरी तरह से। अगर हम लोग जैसे बात करते हैं, ठीक है, जमींदारी आपकी खत्म हो जाएगी। और अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ है, और जो जमींदार ही क्या है, वह भूमि का मालिक है या भू स्वामित्व जमींदारों के पास चला। और जमींदारी प्रथा इतनी खराब रही कि इसमें जैसे किसी एक इंसान को जमींदारी मिलती थी ना, वो किसी दूसरे को जमींदारी दे दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे, यानी जमींदारी जो प्रथा रही, इसमें इतने जमींदार आ जाते हैं बीच में, इतना ज्यादा होते हैं कि किसानों की स्थिति धीरे धीरे बद से बदतर होती चली जाती है। जो किसान खेत का मालिक था, अब वह खेत उसका नहीं रह गया था, अब वह खेत पर एक प्रकार से मजदूर की तरह रहता था। जमींदार उस पर शोषण करते थे, दमन करते थे। किसानों की दुर्दशा यहां तक बताई जाती खराब हो गई थी, किसान खेत छोड़ करके भाग जाते थे, गांव छोड़ करके भाग जाते थे, क्योंकि जमींदार इतना ज्यादा जुल्म करता था, इतना ज्यादा अत्याचार करता था, जिसके वजह से क्या रहा कि किसानों को खेती करना उनके लिए
बहुत मुश्किल हो गया। और अस्थायी बंदोबस्त में अगर हम लोग बात करें, किसानों की जो हालत है, वो बद से बदतर है। किसान बेचारा जी नहीं पा रहा, इतनी ज़्यादा लगान उसको देनी पड़ती थी। और ज़मींदारी प्रथा में ये रहा कि भाई ज़मींदार जो होता था, ज़मींदारी प्रथा से तो खूब सारा राजस्व लेता था, लेकिन एक प्रकार से वो कोई काम नहीं करवाता, जैसे सिंचाई के संसाधन जो होते हैं, यानी एक प्रकार से विकास और डेवलपमेंट उन्होंने कुछ नहीं करवाया। ज़मींदार सिर्फ मलाई खाने में लगे रहते थे, ठीक है? अब जैसे इसी में देखा अस्थायी बंदोबस्त का प्रभाव क्या हुआ? भाई अस्थायी बंदोबस्त का सबसे पहले प्रभाव ये पड़ा कि अंग्रेजों को एक मिनिमम पैसा मिलने लगा, क्योंकि इससे पहले जो भू राजस्व था, भैया अंग्रेजों को कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये फिक्स नहीं होता था। लेकिन अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार को, जैसे मान लो तुम जमींदार हो, भैया अंग्रेजों की सरकार ने तुमको बोल दिया कि तुमको भाई साल भर में 50,000 रुपए जमींदारी जमा करवानी है, तो तुमको हर हालत में 50,000 जमा ही करवाना पड़ेगा। आप ना नुकर नहीं कर सकते, चाहे खेती हो, चाहे खेती ना हो, चाहे पानी बरसे या ना बरसे, चाहे फसल हो या ना हो, भैया आपको 50,000 देना पड़ेगा। अस्थायी बंदोबस्त यही है कि आपको मिनिमम जो पैसा है, वह आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप मिनिमम पैसा नहीं देंगे, तो क्या होगा? आपकी जमींदारी चली जाएगी, और जमींदारी क्या रहेगी? किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी। अस्थायी बंदोबस्त का प्रभाव क्या रहा कि अंग्रेजों को एक समर्थक वर्ग मिल गया। देखो जमींदार जो था, उसको भैया आराम से जमींदार बन गया, और जमींदार ऐश आराम की जीवन यापन करते थे। जमींदार कुछ नहीं करता था, सिर्फ किसानों से खेती करवाता था, और सारा जो पैसा था उसको भी मिल जाता था। तो एक प्रकार से जमींदार जो थे, ठाठ का जीवन जीने लगे, ऐश आराम का जीवन बहुत जीते था। जमींदार तो भैया बड़े-बड़े अमीर आदमी बन गए, पैसे वाले बन गए, ठीक है? इनकी शान शौकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अस्थायी बंदोबस्त का प्रभाव ये रहा कि जो जमींदार है, वह अंग्रेजों का एक प्रकार से समर्थक वर्ग तैयार हो गया। आप सबको पता है कि एक बात बताओ, अंग्रेजों ने यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया। भैया बहुत सारे लोग उनके सपोर्टर थे, तो जमींदार के रूप में उन्होंने एक समर्थक वर्ग यहाँ पर तैयार किया, जो उनका क्या करता था? सपोर्ट करता था, जो उनकी बहुत ज़्यादा मदद करता था। ये जमींदार ही है कि अंग्रेजों को एक प्रकार से भैया भारत में अगर कुछ होता था ना, तो जाकर के चुगली कर देता था। बता देता था भारत वाले तुम्हारे खिलाफ क्रांतिकारी जो हैं, धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, तुमको मारेगा, ये करते थे। तो एक प्रकार से समर्थक अस्थायी बंदोबस्त से क्या है कि भाई किसानों की हालत बहुत खराब होगी। क्या होगी? भाई मेरे जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, उनकी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई। किसान एक प्रकार से अपनी ही जमीन पर मजदूर बन के रह गया। किसानों से इतना ज़्यादा भू राजस्व लिया गया, इतना ज़्यादा पैसा लिया जा जमींदार लेता था कि बेचारा वो दे नहीं पाता था। जिसके कई बार किसान सुसाइड भी कर लेता था। कई बार वो अपना खेत भी छोड़ करके चले जाते थे, ठीक है? ये अस्थायी बंदोबस्त के प्रभाव के हम लोग, लेकिन अस्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को खूब फायदा हुआ। जमींदारों को भाई जमीन मिल गई, बिना कुछ किए उनको पैसा मिल गया, ठीक है? और अंग्रेजी सरकार को भी काफ़ी फायदा हुआ। अंग्रेजी सरकार को भई भू राजस्व खुद वसूल करना नहीं पड़ता था, जमींदार खुद लाता था। अंग्रेजी सरकार को कह सकते हैं अस्थायी बंदोबस्त से ये भी फायदा हुआ कि उनको उनको एक परमानेंट जो इनकम मिलनी चाहिए थे, वो मिलने लगी, ठीक है? अस्थायी बंदोबस्त का ये काफ़ी प्रभाव पड़ा, ठीक है? किसानों के लिए भाई अस्थायी बंदोबस्त बड़ा खतरनाक रहा मज़दूरों के लिए। वह एक प्रकार से अपनी ज़मीन पर यानी कह सकते हैं मज़दूर बन के रह गए। उनके खिलाफ कह सकते हैं या शोषण और दमन की जो नीति थी, वह लगातार चलती रही। तो अस्थायी बंदोबस्त आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अस्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, और सिर्फ यह जमींदारों के लिए फ़ायदेमंद रहा और अंग्रेजों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद। अगला देखिएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है? देखिएगा, आप सबको पता कि अंग्रेज जो हैं, उनके 3 सेंटर हैं इंडिया में, भारत में उनके उनके 3 स्थान थे। एक तो था भैया बंगाल, दूसरा था मद्रास, तीसरा था मुंबई। तो मद्रास का जो इलाका था, मद्रास के इलाके में मुनरो नाम का एक व्यक्ति है, टॉमस मुनरो नाम है। एक अंग्रेजी अधिकारी था जिसने क्या किया, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लेकर के आया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था कि रैयत में क्या होता था कि सरकार जमींदारों से नहीं, बल्कि सरकार सीधा, रैयत मतलब होता किसान। रैयत मतलब क्या है? किसान। यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है, यह किसानों के साथ बंदोबस्त किया गया। यानी सरकार, यानी अंग्रेजी सरकार डायरेक्ट क्या करेगी भैया, डायरेक्ट किसान से भू राजस्व की वसूली करेगी। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में जो कर देना था, अंग्रेजों की सरकार ने डिसाइड कर दिया, और किसान ले जाकर के उतना दे देते थे। रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है, खास तौर से ये कहाँ लागू किया गया, अगर हम बात करें,
ये मद्रास में लागू किया। कहाँ पर लगा है भाई? मद्रास जो प्रेसिडेंसी है वहां पर इसको लागू किया गया। कहां पर? मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया है। ठीक है, क्योंकि मद्रास जो खास तो उधर का जो इलाका है वहां पर जमींदारी प्रथा पहले भी नहीं रही, तो वहां पर जमींदारी प्रथा को लेकर के आना बड़ा मुश्किल था। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि वहां पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त यानी वहां पर डायरेक्ट किसानों से भू राजस्व की वसूली की जा रही थी। रैयतवाड़ी की अगर हम लोग बात करें, मद्रास में इसका काफी प्रभाव रहा रैयतवाड़ी बंदोबस्त का। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से अंग्रेजों को पैसा तो मिल जाता था, साथ में किसानों की जो स्थिति थी वह भी बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई, जिस वजह से अगर हम लोग बात करें जैसा अस्थाई बंदोबस्त से किसानों की स्थिति हम लोगों को ज्यादा वहां पर खराब होती हुई दिखाई देती है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त आपसे पूछा जा सकता है और अस्थाई बंदोबस्त आपके एग्जाम में आ सकता है। इन दोनों को पढ़ के जाना क्या आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इनको करके भी जाना क्या आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उनको तो आपको 100% पढ़ के ही जाना है और ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में या 20 नंबर में एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो मैं बताया उसको पढ़ करके रीड करके आपको जाना है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हो। चैप्टर नंबर 9 क्या है? कृषि का वाणिज्यिकीकरण। देखो कृषि का वाणिज्यिकरण कहने का मतलब क्या है? देखो अंग्रेजों से आने से पहले भारत में जो खेती होती है, क्या जो खेती होती थी वो खाद्यान्न फसलों की खेती होती थी। खाद्यान्न मतलब समझते हो जो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे मान लीजिए जैसे जौ है, बाजरा है, गेहूं है, मटर है, चना है, यानी खाने वालों फसलों यानी जो चीजें हम लोग खाते हैं नॉर्मली उनकी खेती ज्यादा होती थी। और कृषि का वाणिज्यिकीकरण का मतलब यानी व्यापारिक फसलों का प्रभाव ज्यादा रहा। देखो जब अंग्रेज यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने क्या किया? खेती को पूरी तरह से व्यापारिक खेती बना दिया। व्यापारिक खेती मतलब एक प्रकार से नील की खेती, नील वही जो कपड़ों में दी जाती थी, ठीक है, नील की खेती, अफीम की खेती, ठीक है, अफीम की खेती, चाय की खेती, ठीक है, कपास की खेती, ठीक है, ये चार और गन्ने की खेती। एक प्रकार से अगर आप लोग देखोगे तो अंग्रेजों ने एक प्रकार से यहां पर देखोगे तो इस प्रकार से यानी खेती का वाणिज्यिकीकरण कर दिया, यानी ऐसी फसलों का उत्पादन ज्यादा होने लगा जिनको मार्केट में बेच करके हम तुरंत पैसा कमा सकते हैं। एक बात बताइए कि जहां पर गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का इसकी खेती होती थी उसकी जगह पर नील का उत्पादन होने लगा, अफीम का उत्पादन होने लगा, साथ में चाय का उत्पादन होने लगा और कपास का उत्पादन होने लगा। तो भाई नील कोई खाएगा थोड़ी। अफीम क्या है? अफीम से तो रोजी रोटी चलेगी नहीं। चाय कितना कोई पिएगा और कपास क्या है? यानी क्या है कि अंग्रेजों ने पूरी तरह से उन फसलों का उत्पादन यहाँ पर करवाया क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। भाई इंग्लैंड में बड़े बड़े उद्योग धंधे लग गए थे। आप सबको पता होगा कि पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति यानी उद्योग धंधे सबसे पहले ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में लगी। तो भाई मेरे ब्रिटेन में उद्योग धंधे लग गए हैं, तो जब ब्रिटेन में उद्योग धंधा लगा है तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए। क्या चाहिए जी? कच्चा माल। और कच्चा माल कहां से जाएगा? वो कच्चा माल भारत से चाहते थे कि भारत से हम लोग रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल लेकर के जाएंगे और जो ब्रिटेन में उद्योग धंधे लगे उनके लिए काम आ जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने एक प्रकार से भारत में वाणिज्यिक खेती की शुरुआत की, यानी व्यापारिक खेती होने लगी। यानी भारत के लोग जो पहले खाने पीने की फसलों का उत्पादन करते थे, यानी एक प्रकार से चावल की खेती होती थी, ठीक है, या गेहूं की खेती है, मटर है, आलू है, चना है, इनकी खेती होती थी। उसकी जगह पर जब नील की खेती, अफीम की खेती, चाय की खेती, कपास की खेती या गन्ने का बड़ी मात्रा में जो उत्पादन हुआ तो खाने पीने की जो फसलें हैं उनका उत्पादन घट गया। यानी भाई अब खाने पीने की जो पैदावार थी वो कम हो गई और खाने पीने की पैदावार जब कम हुई तो क्या हुआ कि भारत में भूखमरी की समस्या ज्यादा बढ़ी। क्या है? भूखमरी की समस्या ज्यादा बढ़ी। आप सबने सुना भी होगा कि नील को लेकर के खास तौर से अगर चंपारण सत्याग्रह अगर आप देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह पूरा नील के खिलाफ आंदोलन है। यानी किसान जो थे जो क्योंकि नील बड़ी खराब खेती है, क्योंकि बताया जाता कि भाई अगर किसी खेत में ना अगर नील का उत्पादन होगा ना तो जमीन धीरे धीरे क्या हो जाती? बंजर हो जाती। क्या हो जाती है? जमीन बंजर होती चली जाती है। तो क्या रहा कि नील का उत्पादन किसान करना नहीं चाहते और अंग्रेज जानबूझ करके नील का उत्पादन करते थे क्योंकि ब्रिटेन में जो उद्योग धंधे लगे हैं वहां पर क्या था? वहां पर जो नील होती है उसका प्रयोग होता था, यानी कपड़े जो बनते थे वो नील वहां पर यूज करते थे। इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ पर भारत में खेती का पूरी तरह से वाणिज्यिकीकरण कर दिया, यानी यहाँ पर भारत में व्यापारिक फसलों का उत्पादन होने लगा।
नहीं जो मार्केट में बेच करके तुरंत मुनाफा कमाया जा सकता है। और खाने पीने की फसलों का उत्पादन लगभग उन्होंने खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ब्रिटेन में जो उद्योग धंधे लगे हैं वहां पर उनके लिए कच्चा माल की जरूरत थी और कच्चा माल चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर खाद्यान्न फसलों की कमी करवा दी। ठीक है, अगला इसी में एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, अंग्रेजों ने क्या अधीन वाणिज्यीकरण, अंग्रेजों ने भैया ये कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों कर दिया, यानी व्यापारिक फसलों का उत्पादन भारत में क्यों बढ़ा? सिंपल सा, कंपनी चाहती थी कि भाई उसको एक प्रकार से यहाँ से कच्चा माल मिले जो ब्रिटेन जाए। दूसरा, क्योंकि जो अफीम की खेती थी, अफीम का व्यापार चीन के साथ होता था। अंग्रेज जो थे अफीम का व्यापार किसके साथ करते थे? चीन के साथ करते थे। तो उनको लगता था कि अफीम का व्यापार हम लोगों को चीन के साथ करना, इसलिए अफीम की खेती होती थी। और इसका परिणाम क्या निकला कि भाई इसका रिजल्ट ये निकला कि अंग्रेजों ने जब भारत में वाणिज्यिक खेती करवाई, इससे क्या रहा कि भारत में भूखमरी की समस्या और खाने पीने की जो फसलें थी वह धीरे धीरे कम हो गई। क्या थी? खाने पीने की जो फसलें थी उनका उत्पादन जो रहा धीरे धीरे क्या रहा, वह पूरी तरीके से घट गया। क्या? वह पूरी तरह से घट गया, लगभग क्या भाई खत्म हो गया। जिससे क्या हो कि भारत में एक प्रकार से खतरनाक परिणाम निकले कि यहाँ पर खाने पीने की समस्या बढ़ी और बेरोजगारी जैसी समस्या बढ़ी। कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? भाई जो भारत में पहले खाद्यान्न फसलें होती थी उनका व्यापार होता था, वह व्यापार लगभग खत्म हो गया। अब वाणिज्यिक खेती का उत्पादन से क्या रहा कि फसलों का चयन करना बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई आइए बताओ, किसान जो होता था पहले, भाई मान लो कि वो गेहूं बोएगा, फिर धान लगाएगा, तो इस प्रकार से चलता था। लेकिन बीच में जब वाणिज्यिक खेती, अफीम की खेती, चाय की खेती, नील की खेती, कपास की खेती होने लगी, इससे खेती का जो खेती करने का जो ट्रेंड था, जो तरीका था, वो ये क्या उसमें गड़बड़ी आ गई। ठीक है, अगले देखिएगा वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी थी, जैसे अफीम, नील, अफीम की खेती होती थी भैया, अफीम, नील, रुई, रुई को ही कपास में बोल रहा हूँ। ठीक है, कपास। और मैंने आपको चीनी जैसे लेके, चीनी यानी गन्ना, गन्ना और चाय। वाणिज्यिक फसलें कौन है? जैसे चाय मैंने बताया, मैंने गन्ना भी बताया था, मैंने कपास यानी रुई का जिक्र किया, नील और अफीम, ये तो मुख्यतः होती जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ठीक है। और रेशम का भी उत्पादन होता है। रेशम एक प्रकार का भैया कीड़ा होता है जो रेशा का उत्पादन करता है। ठीक है, रेशा एक प्रकार का कीड़ा होता है। रेशम का एक पेड़ लगाया जाता है जिसमें कीड़ा आकर के रेशम को बनाता है, उसको रेशम का भी उत्पादन, जिससे रेशमी कपड़े बनाए जाते थे। क्या? रेशमी कपड़े। और इस जब वाणिज्यिक फसलें जब उत्पादन करवाओगे भैया, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, आलू की खेती नहीं होगी तो लोग खाएंगे क्या? क्योंकि भारत में खेती खाने के लिए होती है। हम लोग कभी भी बेचने के लिए खेती नहीं करते हैं। एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे भी अगर खेत होंगे, क्या होंगे, अगर आपके भी अगर खेत होगा, अगर तुम किसान हो या किसान परिवार से आते होगे, तो तुमने देखा होगा कि हम लोग सबसे पहले अपने खाने का साल भर का अनाज देखते हैं, तब हम लोग बेचने की सोचते हैं। किसी के पास कितने भी खेत हो, 1 किल्ला हो, 2 किल्ला हो, बीघे में अगर आप खेत गिनते हैं, 2-4 बीघे, 10 बीघे अगर किसी का खेत है, तो भैया परिवार सबसे पहले अपने खाने का सोचता है कि भाई साल भर का खाने का गेहूं चावल रख लो, मटर वटर रख लो, और जो फिर बचता तो बेचता है। लेकिन इससे क्या होगी भाई, जो जो देश खाने के लिए फसलों का उत्पादन करता था, अब उसकी जगह पर वो अफीम की खेती करेगा, चाय की खेती करेगा, नील की खेती करेगा। ठीक है, चीन कब गन्ने की खेती होगी, जिससे क्या भाई खाने पीने की चीजें घटेंगी, और जिससे क्या हुआ कि भारत में भूखमरी की समस्या और तमाम समस्याएं खड़ी हुई। और अंग्रेज सिर्फ अपने फायदे के लिए इन फसलों को यहाँ पर उत्पादन करवाते थे ताकि उनके लिए मदद हो सके और कच्चा माल ब्रिटेन में ले जा सके। ठीक है, अब देखिएगा वाणिज्यिक के प्रभाव क्या हुए भाई। अंग्रेजों ने जब भारत में वाणिज्यिकरण कर दिया, यानी खेती पूरी तरह से व्यवसायिक बना दी, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, उसका प्रभाव क्या पड़ा भारत में? उसका प्रभाव पहला पड़ा भैया कि देश में दरिद्रता यानी गरीबी फैल गई। दरिद्रता संस्कृत का शब्द है, दरिद्रता मतलब गरीबी, यानी देश धीरे धीरे भैया गरीब होता चला जा। अरे जब खाने पीने की चीज नहीं होगी तो महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ेगी तो क्या है भाई, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो बढ़ती चली गई, तो दरिद्रता बढ़ गई। दूसरा क्या, अस्थायित्व, पहले जो खाने पीने की चीजें आराम से मिल जाती थी, अब वह मिलना बहुत मुश्किल हो गया। सामाजिक संरचना पर बड़ा प्रभाव पड़ा। समाज में कह सकते अमीर गरीब के बीच में, और जो खाई थी समाज में एक प्रकार से कह सकते भाई बहुत ज्यादा विसंगति आई, महंगाई बढ़ी, और कह सकते एक प्रकार से गरीबी और भूखमरी की समस्या काफी बढ़ी। क्योंकि अंग्रेजों ने जब यहाँ पर वाणिज्यिक खेती कर दी, उससे क्या रहा कि देश में पूरी तरह से खाने पीने की फसलों का उत्पादन खत्म हुआ, खाने पीने की समस्या बढ़ी, तो गरीबी, भूखमरी
सामाजिक जो हमारा पूरा पूरा समाज है, समाज का जो पूरा ताना-बाना है, वह इससे क्या हुआ, समाप्त हो गया और खत्म हो गया। अरे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करके समझा दे रहा हूँ। आप लोग सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा और एग्ज़ाम में आपको सिर्फ क्या है, हेडिंग बना करके, पॉइंट बना करके अच्छे से लिख देना है, ठीक है? तो कृषि का वाणिज्यीकरण का प्रभाव पड़ा। इस टाइप के क्वेश्चन 10 नंबर में पूछेगा और 10 नंबर के लिए आपको 2 पन्ने लिखने हैं। जैसे एक पेज होता है ना, आगे-पीछे 10 नंबर के लिए इतना लिखते हैं और मान लो 20 नंबर का क्वेश्चन है, उसके लिए 4 पेज लिखते हैं। जैसे मान लो एक पेज है आगे-पीछे और फिर एक पेज आगे-पीछे, इस प्रकार से 4 पेज लिखना रहता है। इसी के साथ देखिएगा हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है, यह भी समाप्त होगा और इसमें जितना इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 9 से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है और काफ़ी ईज़ी चैप्टर है। समझने की अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो आपको ये पूरी क्लास अच्छे से समझ में आएगी। चलिएगा अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है। रहेगा क्या है, चैप्टर नंबर 10 क्या है, भारत में अनौद्योगीकरण। यानी किस प्रकार से भारत में अनऔद्योगीकरण, अनौद्योगीकरण मतलब समझते हैं कि भाई मेरे जब अंग्रेज आए थे, उस समय हमारे देश में छोटे-छोटे उद्योग धंधे चलते थे। मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूँ कि एक अंग्रेजी इतिहासकार लिखता है, क्या लिखता है? एक अंग्रेजी इतिहासकार ने लिखा था कि मेरी सूटकेस में और मेरे अलमारी में भारतीय कपड़े भरे हुए हैं। क्या है? भारतीय कपड़े भरे हुए हैं, यानी भारत इतना ज़्यादा कपड़ों का व्यापार करता था कि यानी ब्रिटेन में और इंग्लैंड में खूब बिकते थे और भारत में उद्योग धंधे जो थे काफ़ी बेहतर थे, काफ़ी अच्छे थे, अंग्रेजों के आने से पहले। अनऔद्योगिकरण का मतलब क्या था? अनऔद्योगिकरण का मतलब होता है एक प्रकार से उद्योग धंधों का खत्म हो जाना या उद्योग धंधों का पतन हो जाना ही हम औद्योगिकरण। जैसे मान लो भाई कहीं पर कंपनी खूब लग गई है, उसको हम लोग बोलते हैं औद्योगिकरण। अन लग गया, अन मतलब जहां पर उद्योग धंधे लगे हों और धीरे-धीरे भैया वो सारा खत्म होता चला जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं अनऔद्योगिकरण। तो भाई ब्रिटिश यानी अंग्रेज आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसे है? तो यूरोप के साथ भारत का व्यापार काफ़ी अच्छा होता था। अंग्रेज जब तक भारत में नहीं आए थे, तब तक भारत और यूरोप का काफ़ी अच्छा व्यापार था। भारत यूरोपीय देशों के साथ मसालों का व्यापार, कपड़ों का व्यापार, रेशम का व्यापार, काली मिर्च का व्यापार, काफ़ी बड़ी मात्रा में भारत का जो था, वह यूरोप के साथ व्यापार चलता था। यूरोप के साथ-साथ व्यापार का परिणाम ये था कि भारत में लगभग बताते उस समय भैया लगभग 37-38% जो व्यापार था, वो भारत का चलता था। और यूरोप पर कह सकते हैं भारतीय व्यापार का काफ़ी प्रभाव था क्योंकि यहाँ से सूती कपड़े हैं, काली मिर्च है, रेशम है, ठीक है? इस प्रकार की चीज़ें भारत से जो है, वो खूब सारा बिकने जाती थी। आप सबने भी सुना होगा कि भारत में छोटे-छोटे उद्योग धंधे थे। बहुत बड़े-बड़े तो नहीं कंपनियाँ तो नहीं थी भारत में, लेकिन छोटे-छोटे जो उद्योग धंधे थे, वह काफ़ी बड़ी मात्रा में भारत में लगे हुए थे। अंग्रेजों से आने से पहले व्यवस्था लगभग ऐसी थी। जैसे मैंने एक अंग्रेजी अधिकारी का ज़िक्र करके बताया कि एक अंग्रेजी इतिहासकार यहाँ तक लिखता है कि भारतीय कपड़े मेरी अलमारी और मेरे सूटकेस में भरे पड़े हैं। इसका मतलब यह बताता है कि भारत में जो व्यापार था, वह यूरोप के साथ और ब्रिटेन और इंग्लैंड के साथ काफ़ी बेहतर होता था। और भाई मेरे जब अंग्रेज आए तो आप सबको पता हो कि अंग्रेज जब भारत में आते हैं शासन करने के लिए, उस समय अंग्रेजों यानी ब्रिटेन में या कह सकते हैं इंग्लैंड में औद्योगिकरण यानी वहाँ पर उद्योग धंधे लग गए हैं। अब भाई जो ब्रिटेन में उद्योग धंधा लगा है, वहाँ का जो सामान है, वहाँ का जो प्रोडक्ट है, वह उनको भारत में बेचना है। भाई एक बात बताओ अगर भारत में ही उद्योग धंधे रहेंगे और भारत का ही लोग सामान भारत के लोग अगर भारत की वस्तुओं को खरीदेंगे तो अंग्रेजों का सामान कौन खरीदेगा? तो अंग्रेजों ने एक प्रकार से चाल चली और एक प्रकार से कह सकते हो कि भारत में धीरे-धीरे उद्योग धंधों को उन्होंने खत्म करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि भारत में आप सबको पता हो कि उन्होंने कई सारी देशी रियासतों को जीत लिया। अंग्रेजों ने जब 1764 में जब बक्सर जीता, उसके बाद से कह सकते हैं उन्होंने बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, ठीक है, अवध, पंजाब एक-एक करके कह सकते हैं उन्होंने सारे भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। जिसकी वजह से क्या कि भारतीय उद्योग धंधों को जो भारतीय राजा थे, उन्होंने सपोर्ट दे रखा था। तो भारतीय उद्योग धंधे इसलिए खत्म हो गए क्योंकि उनका जो सपोर्ट था, जो मददगार थे, जो भारतीय राजाओं ने उनको मदद दे रखी थी और एक प्रकार से वो मदद खत्म हो गई, तो उससे वजह से क्या भारत में उद्योग धंधों का पतन हो गया। दूसरा क्या कि भारत में कृषि व्यवस्था जिस प्रकार से बदली, जिस प्रकार से भारत की जो खेती थी, वह वाणिज्यिक खेती हुई। जिस वजह से क्या हुआ कि भारत में खेती जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो पूरी तरह से ठप पड़ गया
और जो हमारे उद्योग धंधे थे, उद्योग धंधों को मदद कौन करते थे? हमारी खेती करती थी। यानी खेती और व्यापार भारत में एक साथ चलता था और जब भारत में खेती खराब हुई, उसका बुरा प्रभाव उद्योग धंधों पर पड़ा। यानी उद्योग धंधे भी भारत में धीरे-धीरे खत्म होते चले गए और अंग्रेजों ने क्या कि भारत जो जो सामान भारत का ब्रिटेन में बिकने जाता था, यानी इंग्लैंड में बिकने जाता था, ठीक है? जैसे भाई भारत का सामान जैसे कपड़ा है या कोई कपड़ा अगर ब्रिटेन में बिकने जाता था, तो ब्रिटेन में उसको बहुत ज़्यादा महँगे दाम में बेचा क्योंकि जो ड्यूटी थी, एक्साइज़ ड्यूटी बोली जाती, सामान को लाने ले जाने जो पैसा था बहुत बढ़ा दिया था और ब्रिटेन में नियम बना दिया कि भैया अगर कोई भारतीय कपड़ा खरीदेगा नहीं और आप सबको पता कि भारतीय जो कपड़े थे काफ़ी महँगे होते थे। महँगा होने का रीज़न है कि भारत में जो कपड़े बनते थे, वो हाथों से बनता था। आप सबको पता कि अगर भैया अगर कोई चीज़ हाथ से बनाई एक बात बताओ, अगर कोई स्वेटर है, अगर भैया किसी ने स्वेटर हाथ से बना रखा है, तो हाथ से बनाने में समय भी लगता है, टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। लेकिन जो ब्रिटेन में उद्योग धंधे लगे थे, वहाँ पर जो कपड़ा बनता था, वो कपड़ा सस्ता होता था, ठीक है? तो भारत में भारतीय कपड़े महँगे हो गए और इंग्लैंड के कपड़े सस्ते हो गए। यानी ब्रिटेन में जो बने कपड़े थे, जो उत्पाद थे, वह भारतीय कपड़ों से सस्ते थे। इसलिए भारतीय लोगों ने भारतीय कपड़ों को नहीं खरीदा और वह अंग्रेजी कपड़े खरीदते थे। रीज़न क्या था? ऐसा नहीं था कि वो देशद्रोही थे और दुनिया भर की बातें थी। रीज़न ये था कि भाई मेरे जो भारतीय कपड़ा था, वो महँगा था। महँगा इसलिए था क्योंकि वो हाथ से बनता था और हाथ से बने जो कपड़े थे काफ़ी महँगे थे। इस वजह से वो महँगा हो गया। दूसरा क्या रहा कि जो ब्रिटेन के बने जो कपड़े थे वो कंपनी में बनते थे। वो भाई मशीन से बनता था, उसका कलर भी नहीं उतरता था, तो सस्ता भी होता था। तो भारतीय लोगों ने क्या किया भैया कि जो भारत में बने जो कपड़े हैं, भारत के जो लोग थे उन्होंने भारत में बने कपड़ों को खरीदना छोड़ दिया, क्योंकि वो महँगा होता था। और वह वो लोग क्या भाई भारत के लोग क्या थे, ब्रिटेन में जो बने कपड़े थे उसको खरीदने लगे। इससे क्या कि भारत में जो उद्योग धंधे थे क्या कि भारत में जो उद्योग धंधे थे, वह धीरे-धीरे खत्म हो गए। भाई जब कोई खरीदार ही नहीं रहेगा, भारतीय कपड़ा बिकेगा ही नहीं, तो क्या होगा? उद्योग धंधे जो छोटे-छोटे हमारे देश में थे, उनका धीरे-धीरे क्या होने लगा? पतन होने लगा। और अंग्रेजों ने पूरी चाल चली ताकि भारत में जो उद्योग धंधे हैं, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएँ। ऐसा इसलिए उन्होंने इसलिए किया ताकि इंग्लैंड में जो बने उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, जो वस्तुएँ हैं, उनको भारत में ला करके बेचा जा सके। यानी उन्होंने भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। दूसरा हमारे जो उद्योग धंधे थे, पूरी तरह से जो हमारा छोटे-छोटे कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, उन कुटीर और लघु उद्योगों को भी उन्होंने पूरी तरह से पतन कर दिया, यानी उसको भी समाप्त कर दिया। ताकि वह ब्रिटेन में और इंग्लैंड में बने जो कपड़े हैं, लत्ते हैं, जो भी सामान है, वह भारत में लाकर के उसको बेच सके। तो अनऔद्योगिकरण को लेकर के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो जो-जो चीज़ें मैंने बताई है, यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में भी लिख कर के क्या है, आना है। 10वां चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर से भी आपके पेपर में सवाल आ सकता है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसको भी आपको करके आना क्या भाई मेरे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, ठीक है, ओके? चैप्टर नंबर 11 यानी चैप्टर नंबर 11 क्या है? औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? कि भाई मेरे जब अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया, तो उसका हमारा आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? कि उन्होंने जिस प्रकार से इस देश को लूटा-खसूटा, ठीक है? तो उसका प्रभाव क्या पड़ा? तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है? तो उपनिवेश शासन का प्रभाव क्या पड़ा? जितने भी सरकारें हैं, चाहे वह किसी देश की सरकार हो, सौदागरों की पूर्ण रूपेण कंपनी का यह सरकार संभवतः सबसे बदतर सरकार है। 1776 में अपनी पुस्तक में ऑफ नेशन में एडम स्मिथ यह विचार लिखता है। देखो एडम स्मिथ कहता है कि भैया जितनी भी सरकारें हों, अगर कोई विदेशी सरकार है तो वह सौदागरों की सरकार होगी और कोई भी विदेशी सरकार बदतर सरकार रहेगी। यानी अंग्रेजी की सरकार है वो भैया भारत के लिए सबसे बदतर सरकार थी क्योंकि वह सिर्फ एक प्रकार से अपना फायदा देखेगी। क्या देखेगी? सिर्फ वो अपना फायदा देखते थे, उनको फायदा कितना हो रहा, वो सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए काम करते थे और बाकी कुछ नहीं। देसी पूंजी की अधीनता, यानी एक प्रकार से अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन किया तो हमारे देश में जो देसी पूंजी है, पूंजी पर एक प्रकार से उनका क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। क्या हो गया? पूरा जो पैसा था, वह जो हमारी पूरी पूंजी थी, उस पर क्या उनका पूरा कंट्रोल हम लोगों को देखा। वाणिज्यिक पूंजीवाद व्यापार की यूरोपीय व्यवस्था में भारतीय व्यापारियों के लिए प्रारंभ में महत्वपूर्ण उपयोगिता थी। यूरोपीय व्यापारियों को निर्यात के लिए भारतीय माल का उपार्जन की आवश्यकता थी। लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त कर लिया,
उनको भारतीय माल के निर्यात को खरीदने में प्रमुख स्थिति प्राप्त हो गई, वैसे ही स्थानीय व्यापारियों की स्थिति मात्र दलालों एजेंटों की रहेगी। व्यापार की कुछ शाखाओं में वह अंग्रेजी कंपनी के करिंदे मात्र बन कर, देखो अंग्रेज जब शुरू में शासन करने आते, जब व्यापार करते थे, तो भैया वो भारतीय व्यापारियों के रहमो करम पर होते थे। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों ने भारत पर एक प्रकार से अपना आधिपत्य, राजनीतिक आधिपत्य कायम किया, तो एक प्रकार से जो विदेशी, जो अंग्रेजी व्यापारी थे, अंग्रेजी व्यापारियों की स्थिति बहुत बेहतर होती चली गई और भारतीय व्यापारियों की जो स्थिति थी वह धीरे धीरे क्या हो गई, खराब होती चली गई। यानी जो विदेशी जो भारतीय व्यापारी थे, उनको भैया एक प्रकार से ज्यादा परेशान किया जाता था, या वो ज्यादा व्यापार ना कर सके, चीजों को ना कर सके, और अंग्रेजी व्यापारियों को अंग्रेजों ने क्या किया, बढ़ावा देने का काम किया। क्या उनको ज्यादा क्या देते थे भाई मेरे, बढ़ावा देते थे। 18वीं शताब्दी के मध्य में कई भागों में देशी व्यापारियों का समुदाय फल फूल रहे थे। इन समुदाय में गुजरात के तटीय व्यापारी हिंदू, जैन और बोहरा व्यापारी थे। मारवाड़ी में बनिए, केरल में मोपाल, ये सारे व्यापारी फल फूल रहे थे। लेकिन गुजरात और केरल के कुछ क्षेत्रीय समुद्री व्यापारी समुद्र पार व्यापार में आगे थे। ये सभी व्यापारी एक प्रकार से व्यापारिक औपनिवेशिक काल में इनकी व्यापारिक अर्थव्यवस्था में भूमिका रही। देखो शुरू में अंग्रेज आने से पहले अगर आप देखो, भारतीय व्यापारियों का एक प्रभुत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन जब अब अंग्रेज भारत पर आते हैं तो पूरी तरह से भारतीय व्यापार पर क्या किया, अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल कर लिया। ये व्यापारिक समुदाय फलों को धन के रूप में रूपांतरित करके, एकत्र करके सुविधाजनक बनते चले। जो व्यापारी थे उन्होंने क्या किया, विदेशी अंग्रेजी व्यापारियों ने एक प्रकार से पूरे भारतीय व्यापार को, मेरी पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया। कभी कभी ये कह सकते हो जमींदारों और किसानों की ओर राज्य के पेशगी में नगद में धन अदा करते थे। अक्सर कर एकत्र करने वालों के लिए गारंटी कृत भी होते चले गए। यानी अंग्रेजी अधिकारियों को ज्यादा मौके मिलते थे और जो यानी भारतीय व्यापारी थे उनको मौके मिलने क्या हो गए, लगभग भाई मेरे समाप्त हो गए। ताकि अंग्रेज ये चाहते ताकि भारतीय व्यापारियों को मौका ना मिले और अंग्रेजी व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, मौका मिलता था। ये इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। प्रभुत्व बाजार और उत्पादक, यानी बाजार पर पूरी तरह से अंग्रेजी व्यापारियों का कब्जा हो गया। क्या हो गया, बाजार पर क्या एक प्रकार से जो अंग्रेजी व्यापारी थे उनका कंट्रोल हम लोगों को देखने को मिलता है। अब हम व्यापारियों के स्थान पर अपना ध्यान उत्पादकों पर केंद्रित करेंगे। ये उत्पादक किसान और कारीगर थे। हमें ऐसे उत्पादकों के विषय में बहुत कम जानकारी है जो हमारी राष्ट्रीय आमदनी के विषय में कारीगरों और किसानों से होने वाली आमदनी के बारे में बता सकें। लेकिन हमें उत्पादन और बाजार के तरीकों को जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्षों में संगठित किया। उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां व्यक्तिगत व्यापार में व्यस्त कंपनी के कर्मचारी, अंग्रेज उन्मुक्त व्यापारी और एजेंसी घरानों द्वारा कैसे प्रभावित किया, इन सबके विषय में आपका परिचय हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यानी वाणिज्यिक पूंजीवाद कार्यक्रम का सार सस्ता खरीदना एवं महंगा बेचना था। भाई मेरे अंग्रेज जो थे भारत में सस्ती मात्रा में क्या करते थे, सस्ती मात्रा में क्या चीजों को खरीद लेता था। क्या करता था, सस्ते तो यहाँ पर खरीदते थे और अपने यहाँ का जो सामान था ना बहुत महंगा ला करके बेचता था। अगर किसी के पास एकाधिकार था तो वह सबसे सरलता से कर सकता था, यह सब और भी सस्ता हो जाता था। किसी के पास जोर जबरदस्ती करने का अधिकार भी राज ने। तो भैया जो अंग्रेज थे वह सस्ता सामान भारत में खरीदता था और अपने देश का महंगा सामान ला करके बेचता था। और जब भाई किसी को अधिकार मिल गया, एकाधिकार था, सिर्फ अंग्रेजी भारत में व्यापार करते थे और राज्य का भी उनको एक प्रकार से समर्थन था। अंग्रेजी सरकार उनको बहुत ज्यादा मदद करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का यही राज है कि उसने सरकार के रूप में बंगाल और द्वारा विजित क्षेत्रों पर अपने व्यापार के प्रसार में समृद्धि के लिए जोर जबरदस्ती करने का काम किया। देखो बंगाल पर जब अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया तो उन्होंने अपने व्यापार को खूब बढ़ाया और व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने जोर जबरदस्ती की। क्या की, जोर जबरदस्ती, ताकि उनका व्यापार फल फूल सके। अंग्रेज यही करते थे, ठीक है, कि वो ताकि वो उनका व्यापार ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर हो सके। और भारतीय व्यापार को उन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया ताकि अंग्रेजी व्यापार को यहाँ पर वो लोग क्या कर सकें, स्थापित कर सकें। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कैसे रहा भैया, शहरी अगर हम लोगों के संपन्नता का अनुमान लगाने के लिए अन्य उपायों का अभाव में इतिहासकार जल्दी पकड़ने वाले गहन आकालों को अपने अनुमान का आधार बनाते हैं। इससे जनता विशेषकर कृषि की आर्थिक स्थिति का
संभावित अनुमान लगाया जा सकता है। अकालों के दौरान मरने वाले की संख्या, अकाल के व्याप्त अंदाजा किया जा सकता है। देखो भारत में भाई उस समय बहुत ज़्यादा अकाल पड़ता था। गाँव की स्थिति थोड़ी बेहतर है, शहरों की स्थिति की अगर हम मुकाबले की बात करें। गाँव एक प्रकार से क्या थे भाई उस समय आत्मनिर्भर थे। क्या थे? गाँव हमारे क्या थे पूरी तरह से क्या हैं? आत्मनिर्भर हैं। क्या हैं? आत्मनिर्भर हैं, अगर हम लोग बात करेंगे। हमारे जो विलेजेस हैं, वो क्या थे? आत्मनिर्भर बन गए हैं। क्यों? आत्मनिर्भर विलेजेस को हम लोगों को आत्मनिर्भर देख रहे थे, कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई चीज़ें हमें उस प्रकार से देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन क्या हुआ कि गाँव में यानी भारत में अकाल बहुत पड़ता था और अकाल अकाल मतलब समझते हो? अकाल को उसको बोलते हैं भाई लंबे समय तक अगर पानी नहीं बरसेगा, तो अकाल की, जिसकी वजह से भारत में भूखमरी, गरीबी की समस्या बहुत पड़ती थी और अंग्रेज ऊपर से इस प्रकार से यहाँ पर इतना जुल्म करते थे, जिसकी वजह से कह सकते हैं यहाँ पर भूखमरी की समस्या, महँगाई की समस्या, तमाम चीज़ों की समस्या खूब ज़्यादा रही। 18वीं शताब्दी में भारत में बड़े-बड़े अकाल पड़े। 1759 में उत्तरी भारत में सिंध में, उत्तर प्रदेश में, कश्मीर में, राजस्थान में, यहाँ पर खूब अकाल पड़े। यानी गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ अकाल खूब लंबे-लंबे पड़ते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत कम अकाल पड़ते थे। लेकिन बंगाल में 1770 में अकाल इस समय सभी अकालों में सबसे भयंकर था। इस अकाल में लगभग 1 करोड़ लोग अर्थात बंगाल की जनसंख्या 1/3 लोग मारे गए। भाई बंगाल में इतना खतरनाक अकाल पड़ा। क्या उस समय कह सकते इतना ज़्यादा भारत में गरीबी है, भुखमरी है कि अकाल पड़ता है कि आधी से ज़्यादा आबादी भैया क्या होती खत्म ही हो जाती थी। यानी क्या है कि बहुत ज़्यादा गरीबी, भुखमरी की समस्या है और क्योंकि अंग्रेजों ने जिस प्रकार से यहाँ पर अपनी नीतियाँ लगाई और अपनी नीतियों को उन्होंने यहाँ पर चलाने का प्रयास किया। धन का हस्तांतरण क्या है? यानी अंग्रेज जो हैं, वो भारत में क्या था? भाई भारत से पैसा बड़ी मात्रा में ले जाते थे। अंग्रेज जो है भारत से बड़ी मात्रा में धन ले जाते थे। क्योंकि एक समय जब भारत में अंग्रेज आए थे, तो कोई भी सामान अगर उनको खरीदना होता था, तो वहाँ ब्रिटेन से पैसा लेकर के आते थे, खरीदते थे, लेकर के जाते थे। लेकिन जब अंग्रेजों को यहाँ पर राजनीतिक अधिकार, वाणिज्यिक अधिकार और भूमि संबंधी यानी लगान वसूल करने का जब उनको अधिकार मिल गया, तो अंग्रेज बड़ी मात्रा में पैसा जो था अपने देश यानी ब्रिटेन लेकर के जाने लगे। और कह सकते हैं इस वजह से क्या हुआ कि भारत में जो धन की कमी थी, वो धीरे-धीरे होती चली गई और भारत कह सकते हैं एक प्रकार से गरीबी, भुखमरी के अंडर में देश चला गया। यानी अंग्रेजों ने एक प्रकार से षड्यंत्र करके क्या करते थे कि बड़ी मात्रा में जो पैसा था, वो अपने देश लेकर के जाते थे। इसी को धन की निकासी कहा जाता। क्या? धन की निकासी। इसको भैया किसने बताया था? दादा भाई नारोजी ने इस सिद्धांत को दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नारोजी उनका नाम है, जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था और दादा भाई नारोजी ने किया था कि अंग्रेज जो हैं कि भारत से बड़ी मात्रा में पैसा लेकर के जा रहे हैं, धन यानी एक तरफा हस्तांतरण, यानी वो अंग्रेज अपने यहाँ से कुछ लेकर के नहीं आते थे और यहाँ से बड़ी मात्रा में पैसा लेकर के जाते थे। जिस वजह से क्या हो कि ये देश और भी गरीब होता चला गया और भुखमरी और धन की निकासी से क्या रहा कि भारत का जो सारा पैसा था, वो ब्रिटेन में चला गया और भारत धीरे-धीरे कह सकते हैं गरीब और गरीब से गरीब होता चला गया और भारतीय की स्थिति खराब होती चली। यानी एक प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में आर्थिक रूप से भारत को काफ़ी कंगाल कर दिया, एक प्रकार से गरीब देश बना दिया। क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ से पैसे-वैसे लेकर के जाते थे और अंग्रेजों ने क्या किया एक प्रकार से अपनी स्थिति को काफ़ी बेहतर और काफ़ी मजबूत यहाँ पर करने का काम किया। तो आपसे जब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो-जो मैंने आपको बताया है, वही सारी चीज़ें आपको लिख कर के आनी है। इसी के साथ हमारा जो 11वां चैप्टर है समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 क्या है? सामाजिक भेदभाव और वंचित समूह। यानी किस प्रकार से भारत में अंग्रेजी शासन में सामाजिक भेदभाव रहा। तो देखिएगा पूर्व औपनिवेशिक सामाजिक भेदभाव, यानी पूर्व औपनिवेशिक मतलब समझते हो अंग्रेजों से आने से पहले कि किस प्रकार का भेदभाव हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है? और किस प्रकार का भेदभाव रहा और औपनिवेशिक भारत में निरंतरता और परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा था। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि पूर्व औपनिवेशिक सामाजिक भेदभाव कैसा था? आप सबको पता होगा कि अंग्रेज आने से पहले भारत में सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आप सबको वैसे ही पता हो कि भारत में समाज जो है अलग-अलग धर्मों में और अलग-अलग जातियों में बँटा हुआ है। जैसे आप सबको पता हो कि भाई हमारे देश में देखोगे तो 2 धर्म थे उस समय अंग्रेज आने से पहले, हिंदू है और मुस्लिम है, ठीक है? 2 धर्म हैं, ठीक है? उसी प्रकार से अगर हिंदू धर्म में देखोगे, तो हिंदू धर्म अलग-अलग जातियों में बँटा हुआ है। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। इन अलग-अलग धर्म यानी भारत में सामाजिक भेदभाव तो बहुत ही ज़्यादा है, अगर मैं बात करूँ, ठीक है? जैसे खास तौर से दलित हैं,
जो एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है? उनको तो एक प्रकार से समाज में बराबरी का दर्जा नहीं है, उनको मंदिर में प्रवेश उनका वर्जित है, उनके साथ सामाजिक जो भेदभाव, जो छुआ-छूत है, वो बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है? और जो एससी हैं, एसटी हैं, ख़ास तौर से एक प्रकार से अगर आप देखेंगे, ये उत्पादक वर्ग है। ये लोग क्या करते हैं? उत्पादन करते थे। क्या करते थे जी? ज़्यादातर ये उत्पादक वर्ग था। लेकिन जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे, उत्पादक वर्ग नहीं था। ब्राह्मण पूजा पाठ करवाना और क्षत्रिय जो होते थे, वह पूरी तरह से क्या करते थे? शासन चलाने के काम उन्हीं के पास होता था। दूसरा अगर मैं बात करूँ, तो शासन चलाने के साथ-साथ वो लोगों की सुरक्षा भी करते थे, ठीक है? तो क्षेत्रीय भेदभाव, सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा अंग्रेजों से आने से पहले। और दूसरा समाज में हिंदू और मुस्लिम अलग-अलग हैं और मुसलमानों में भी एक चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है कि जो ख़ास तौर से मुगल हैं या जो ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे जो मुसलमानों में अगर आप देखेंगे 2 प्रकार के मुसलमान हैं। एक भारतीय मुसलमान हैं और एक दूसरा मुगल मुसलमान। उन दोनों की स्थिति में भी अगर आप देखेंगे हम लोगों को काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सामाजिक भेदभाव तो भारत में काफ़ी ज़्यादा है। आप सबको पता होगा कि भेदभाव तो बहुत ज़्यादा था। जिस दलितों को भाई कुएँ से पानी पीने नहीं देते थे, छुआ-छूत बहुत ज़्यादा है, मंदिर में उनका प्रवेश वर्जित है। इस प्रकार की चीज़ें समाज में फैली हुई हैं। दूसरा हिंदू-मुस्लिम में अगर आप देखेंगे तो भई भेदभाव तो है। मुस्लिम समाज में उतना भेदभाव नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज में कट्टरता बहुत ज़्यादा है। क्या है? कट्टरता बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर से अगर आप देखें धर्म को लेकर के। और हिंदू समाज में, हिंदू जो समाज है, वह एक प्रकार से उसमें भेदभाव बहुत ज़्यादा है। अंग्रेज आने से पहले भेदभाव था, लेकिन जब भारत में अंग्रेज आते हैं, तब क्या होता है कि भारत में जो सामाजिक भेदभाव है, वह थोड़ा कमतर होता है। क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद 2 लोगों को कह सकते हैं सबसे ज़्यादा चोट लगी, वो था ब्राह्मण और क्षत्रिय। क्या थे? ब्राह्मण और क्षत्रिय। जिस प्रकार से ब्राह्मणों का वर्चस्व समाज में बना रहा, अंग्रेजों के आने के बाद क्या था, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है, जैसा पहले था वैसे नहीं रहेगा। क्षत्रियों की जो स्थिति है, जो क्षत्रिय समाज था, जिस प्रकार का क्षत्रियों का वर्चस्व है, वह भी उनका समाज में वैसा नहीं था, जैसे पहले बना। इस वजह से कह सकते हैं कि समाज में अंग्रेजी शासन आने के बाद जो सामाजिक भेदभाव पहले बहुत ज़्यादा होता था, वह सामाजिक भेदभाव अब थोड़ा-सा क्या हुआ भाई, कमतर हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। यानी क्षेत्रीय भिन्नताएँ तो बहुत ज़्यादा हैं। एक बात बताऊँ? जैसे हम लोग दक्षिण भारत की बात करते हैं, भाई दक्षिण भारत में सामाजिक भेदभाव उत्तर भारत से बहुत ज़्यादा है। तुम लोगों को लगता होगा भाई ये जो केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ पर ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा रहा, अगर मैं बात करूँ, ठीक है? तो यहाँ पर भी सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं था उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा है, दुनिया भर की बातें होती है और साउथ इंडिया वाले बड़े सही थे और वहाँ पर सब सही चलता है, ऐसा नहीं था। बल्कि अगर आप देखें दक्षिण भारत में क्षेत्रीय भिन्नता बहुत ज़्यादा है, ब्राह्मणों का वर्चस्व वहाँ पर ज़्यादा है समाज में अगर आप देखेंगे, ठीक है? उत्तर भारत से ज़्यादा मजबूत स्थिति में ब्राह्मण जो था वो दक्षिण भारत के हैं, ठीक है? वहाँ पर सामाजिक भेदभाव, छुआ-छूत जो है ज़्यादा है। वहीं से कह सकते हो वह उत्तर भारत में पहुँची है। तो अंग्रेजों से आने से पहले अगर हम सामाजिक भेदभाव की बात करें, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये था कि समाज में हिंदू और मुसलमानों में एक प्रकार से अगर आप देखेंगे, दोनों मिल-जुल के रहते हैं। क्या हैं? दोनों मिल-जुल के रहते हैं, ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है। दंगे-फसाद नहीं होते थे, लेकिन ये ज़रूर था हिंदू समाज में छुआ-छूत है, दलितों की स्थिति काफ़ी खराब है, उनको संस्कृत पढ़ने का मौका नहीं मिलता था या कुएँ से पानी नहीं भर सकते थे, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा है समाज में। और भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी में अगर आप देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है? और जब अंग्रेज आते हैं, जब अंग्रेजों का शासन आता है, तब कह सकते हैं कि समाज में जो थोड़ी बहुत एक प्रकार से भेदभाव है, वह भेदभाव कम होता है, इतना भी कम नहीं हो जाता कि वो कुछ कर सकें। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद कह सकते हैं कि मुसलमानों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर फूट डालो और राज करो की नीति लेकर के आते हैं, क्योंकि वह हिंदू और मुस्लिम समाज को तोड़ना चाहते थे। क्योंकि अगर हिंदू और मुस्लिम समाज अगर एकजुट रहेगा, क्या है, अगर हिंदू और मुस्लिम समाज अगर एकजुट रहेगा, तो उनके लिए यहाँ पर शासन करना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। इसलिए वह हिंदू और मुसलमान को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए मुसलमानों के समर्थन में वो तमाम तरह के कानून बनाते, तमाम तरह के नियम बनाते, उनको बल्कि भड़काते हैं, बल्कि उनको यहाँ तक का लालच दिया था कि हम आपके लिए एक नया देश बना देंगे। इस प्रकार के षड्यंत्र जो थे, वह अंग्रेजी सरकार ने यहाँ पर चलाए,
ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित किया जा सके और उनके बीच में दूरी बना करके अंग्रेज शासन कर सकें। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है सामाजिक भेदभाव को लेकर के कि भाई पूर्व औपनिवेशिक यानी पूर्व औपनिवेशिक का मतलब क्या, अंग्रेज आने से पहले कितना सामाजिक भेदभाव है, ठीक है, और अंग्रेजों के आने के बाद जो सामाजिक भेदभाव है वह कितना हो जाता है। इन दोनों को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और इनको लिख करके आप लोग जरूर आएगा और 12वां चैप्टर से आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक रहेगा, क्या है चैप्टर नंबर 13 यानी चैप्टर नंबर 13 क्या है, किसान और आदिवासी विद्रोह। यानी अंग्रेजों ने जब यहाँ पर शासन किया तो किस प्रकार से हम हमारे देश में किसानों ने और आदिवासियों ने जो विद्रोह किया, यानी किस प्रकार से फार्मर और आदिवासियों को। देखो कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह जो इसमें, जैसे सन्यासी विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा भील विद्रोह जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तीसरा अगला मोपाल विद्रोह और चौथा आपका संथाल विद्रोह। ये 4 इंपॉर्टेंट है जो आपके 10 नंबर में पूछा जा सकता है। कितने 10 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, 20 नंबर में भी आपसे एग्जाम में आ सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसको पढ़ करके भी जाना क्या है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह। अंग्रेजी शासन के 100 वर्ष पूरे होने से पहले किसान और आदिवासियों का इकट्ठा होता असंतोष जन विद्रोह में फूटा। भाई अंग्रेजों ने जिस प्रकार से शासन किया उससे क्या हुआ भाई, किसान जो थे, जो आदिवासी थे, उनके खिलाफ असंतोष था क्योंकि अंग्रेजों ने किसानों को बहुत ज्यादा परेशान किया। किसानों की स्थिति जो थी भाई बद से बदतर होती चली गई और आदिवासी जो हैं, आदिवासियों के भाई जंगल काट देना, जंगल जमीन उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आदिवासी और किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ काफी विद्रोह किया क्योंकि उनके मन में काफी असंतोष था। यह भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समय पर पनपा। इन विद्रोहों में तत्कालीन कारण अलग अलग थे, पर कुल मिलाकर के औपनिवेशिक शासन के शोषण के खिलाफ भारत में किसानों ने और आदिवासियों ने काफी कुछ विद्रोह किए। तो कुछ विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा हमारा पहला विद्रोह कौन है, सन्यासी विद्रोह। ये 1763 से लेकर के 1800 के बीच में चला। देखिएगा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरकारी पत्र व्यवहार में कई बार फकीरों सन्यासियों के छापे का जिक्र किया। ये छापे उत्तरी बंगाल में पड़ते थे। 1770 में पड़े बंगाल में भीषण अकाल से पहले हिंदू और मुस्लिम साधुओं को एक दल एक जगह दूसरी जगह पर घुमा करते थे और धनाढ़ लोगों और सरकारी अधिकारियों के घरों पर खाद्यान्न भंडार पर अचानक आक्रमण कर लूट लिया करते थे। ये सन्यासी और फकीर धार्मिक भिक्षुक थे, पर मूलतः ये किसान थे जिनके जमीनें छीनी। देखो क्या थे भैया कि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि किसान इतने ज्यादा मजबूर हो गए थे कि वह साधु सन्यासी बन गए और साधु सन्यासी बन के वो लोग क्या करते थे, जो अमीर लोग होते थे और जो सरकारी अधिकारी होते थे उनके घरों पर हमला बोल देते थे और उनके घर पर क्या भैया खाने पीने का जो सामान था सारा लूट लिया करते थे। ये लोग सन्यासी थे और खास तौर से किसान थे, लेकिन इनकी जमीनें छिन गई थी। किसानों की बढ़ती दिक्कतें और भू राजस्व और 1770 में बंगाल में पड़े आकार के कारण कई छोटे जमींदारों, कई सारे कर्मचारी और गांव के गरीब लोगों इन सन्यासियों और फकीरों के दल में शामिल हो गए। ये बिहार बंगाल में 5 से 7 हजार लोगों का दल बनाते घूमते थे। आक्रमण की गोरिल्ला तकनीकों में, यही गोरिल्ला बना करके आक्रमण करते थे। आरंभ में धनाढ़ व्यक्तियों के खाद्यान्न भंडार पर धावा बोल देते थे, भैया खाने पीने की चीजें ये लूट लिया करते थे। ये सन्यासी जो लोग थे। बाद में सरकारी अधिकारियों पर भी आक्रमण, सरकारी आदमी पर भी आक्रमण किया। सरकारी खजाना भी लूटा करते थे। कभी कभी लूटा गया धन गरीबों में बांट दिया जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें समकालीन सरकारी रिकॉर्डों में इस विद्रोह का अपने ढंग से प्रभाव देखने को मिला। यानी एक प्रकार का ऐसा विद्रोह था कि भैया अंग्रेजों ने जो किसानों की जमीनें छीनी, वह किसान एक प्रकार से सन्यासी बन गए और अंग्रेजी अधिकारी जो होते थे और जो धनी लोग होते थे उनके घरों पर आक्रमण कर देता था और खाने पीने की चीजें क्या है उसको लूट लेता था। सरकारी जो पैसा होता था उसको लूट लेता था और कई सारे अंग्रेजों की रिकॉर्ड में इस प्रकार से सन्यासी विद्रोह के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। सन्यासी और फकीर के नाम से जाने जाने वाला डकैतों का एक दल जो इन इलाकों में अव्यवस्था फैलाए हुए था, तीर्थयात्रियों के रूप में बंगाल में प्रमुख हिस्सों में भिक्षु और लूट खसूट का काम करते थे, क्योंकि उनके लिए सबसे आसान काम यही था। अकाल के वर्षों के बाद इनकी संख्या, जब भाई बंगाल में अकाल पड़ा तो भैया जो सन्यासी, जो साधु सन्यासी थे, जो लूट लेते थे, पैसा वैसा लूट लेता था, घर खाना पीना लूट लेता था, इनकी अकाल पड़ने के बाद स्थिति और बहुत बढ़ गई। ठीक है, 1772 की ठंड में बंगाल के निचले हिस्सों में
खेतों में इन्हें खूब लूट मचाई। 50 से लेकर के 1000 का दल बना करके ये लोगों को लूटते थे और खेतों को जलाने का भी काम करते। ये एक प्रकार का भैया सन्यासी विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह एक प्रकार से क्या था कि ये लोगों को लूट लेते थे। क्या कर लेते थे? लूट लेते थे। ये एक प्रकार से किसान थे, लेकिन इनकी जो ज़मीनें थी सरकार ने छीन ली थी और ये बिना ज़मीन के हो गए थे। खाने-पीने की कोई चीज़ें नहीं थी, इसलिए साधु सन्यासी बन कर के ये अमीर लोग जो होते थे, जो सन्यासी होते थे, जो सन्यासी होते थे, लोग क्या करते थे भैया लूटने का काम करते थे। क्योंकि खाने-पीने की चीज़ें इनके लिए कम हो गई थी। अगला देखिएगा भील विद्रोह क्या है? 1818 से लेकर 1831 तक। भील मुख्य रूप से खाना देश की पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं। 1818 में खान देश पर अंग्रेजों ने आधिपत्य जमा लिया और भील इससे काफ़ी नाराज़ हुए। उन्हें लगने लगा कि उनके क्षेत्र पर बाहर के अंग्रेज यहाँ पर आकर बस गए। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि बाजीराव द्वितीय की विद्रोही मंत्री त्रिवान काजी ने अंग्रेजों द्वारा खान देश पर आधिपत्य जमाने का विरोध पर भीलों ने उकसाया था। 1819 में चारों तरफ से भीलों ने आग लगाई और भीलों ने छोटे-छोटे दल बना करके मैदानी इलाकों में लूटा-खसूटा। अंग्रेजों के खिलाफ भील सरदार एक प्रकार के आक्रमण करते थे। अंग्रेजी सरकार ने एक तरफ उन्हें अपनी शक्ति से दबाने की कोशिश करती थी, दूसरी तरफ कल्याणकारी कार्यों द्वारा उनका हृदय जीतने की कोशिश करती थी। यानी अंग्रेज एक प्रकार से भैया भीलों के आक्रमण को दबाता था और दूसरे प्रकार से क्या उनका एक प्रकार से उनका भैया दिल भी जीतना चाहते थे। इसके बावजूद अंग्रेजों ने भीलों को अपने पक्ष में ना कर सके। भील विद्रोह क्या था भैया? जो भील इलाका है, जो एक प्रकार से जो खान देश था, वहां पर भील समुदाय के लोग रहते थे और खान देश पर अंग्रेजों ने आक्रमण करके उसको जीत लिया, इसलिए भील जो थे भील विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि खान देश पर अंग्रेजों ने जो कब्जा कर लिया था उनके इलाके पर, इसलिए भील विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है? भील विद्रोह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आ सकता है। अगला मैसूर का विद्रोह क्या है? 1830 से लेकर 18 टीपू सुल्तान की अंतिम हार के बाद अंग्रेजों ने मैसूर का शासन ओडियार शासकों को सौंप दिया, पर उनकी सहायक संधि थोप दी। मैसूर पर कंपनी का दबाव पड़ा। इस वित्तीय दबाव का पूरा क्रम में शासकों ने मजबूर होकर के जमींदारों से अधिक राजस्व की मांग की। अतः इस राजस्व के बोझ का भार किसान अपने कंधों पर झेल ना सका और किसानों ने एक प्रकार से कह सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं मैसूर का विद्रोह। देखो भाई मैसूर पर अंग्रेजों का शासन आ गया और अंग्रेज क्या करते थे? बहुत ज्यादा भू राजस्व लेते थे और किसान तो भैया इतना ज्यादा भू राजस्व दे नहीं सकता है। इसलिए किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया और एक प्रकार से विद्रोह कर दिया। उसी को हम लोग मैसूर विद्रोह के नाम से जानते हैं। मैसूर विद्रोह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और एग्जाम में आ सकता है। ठीक है? अगला देखिएगा, अगला हमारा नेक्स्ट क्या है? मोपाल विद्रोह। क्या मोपाल? औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने वाले किसान विद्रोह में मालाबार के मोपाल का विद्रोह उल्लेखनीय है। मोपाल अरब से आकर के बसने वाले लोगों का वंशज धर्मांतरण हिंदू थे। इनमें अधिकांश खेतिहर किसान भूमिहीन लोग थे, छोटे व्यापारी मछुआरे थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मालाबार पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और वहां पर पूरा कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से कह सकते हो कि मोपाल विद्रोह हुआ। मोपाल यानी एक प्रकार से मालाबार पर कब्जा कर लिया और मालाबार के जो मोपाल जो लोग हैं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार से विद्रोह किया। तो मोपाल विद्रोह भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अगला संथाल विद्रोह क्या है? 1855 से लेकर के 1856 देखिएगा। संथाल वीरभूमि, बांकापुरा, मुर्शिदाबाद, पकू, दुमका, भागलपुर, पूर्णिया जिले में रहने वाले थे। ठीक है? ये संथाल एक प्रकार की जाति है। ये संथाल कहाँ रहते थे? बकुरा, मुर्शिदाबाद, दुमका, भागलपुर, ठीक है, पूर्णिया जिले में रहते थे। जहां संथाल सबसे अधिक संख्या में रहते। क्या कौन से लोग रहते थे भाई मेरे? संथाल रहते थे। ठीक है? उन्हें दमन एक कोह या संथाल परगना के रूप में जाना जाता था। जब इस इलाके में संथालों ने जंगल साफ करके खेती करनी शुरू की, तो पड़ोस के महेशपुर और पकूर के राजाओं ने संथाल गांव के जमींदारों और महाजनों के हवाले कर दिया। इस इलाके में बाहरी लोग के आने से सीधे साधे संथाली लोगों की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आया, उनका शोषण हुआ, उनकी जिंदगी कष्टमय हो गई। इसलिए संथाल के जो लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है? तो संथाल विद्रोह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसको भी पढ़ के जाना क्या भाई आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैं करवा रहा हूं उसको पढ़ के जरूर जाइएगा, वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है।
जितने चैप्टर बता रहा हूँ उतना पढ़ के जाना है, ठीक है? उसी में से आएगा, चाहे आप लोग देख लीजिए। इसी के साथ हमारा 13वां चैप्टर भी समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 14 क्या है? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है? क्योंकि हमारी बुक ये जो है 1757 से शुरू हुई है, प्लासी से हमने शुरू किया है। भाई देखो, जब अंग्रेजों ने 100 वर्षों तक शासन किया, कितने साल तक भाई? 100 साल तक शासन किया। 100 साल में अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पर शोषण किया, उसका दमन किया, उसी का एक प्रकार से कह सकते हैं, उसी की आग जो है वह हमें 1857 की क्रांति में देखने को मिलती है। क्योंकि 100 सालों तक, लगभग 100 वर्षों तक उन्होंने किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, या यहाँ के जो जमींदार थे उनका भी, या यहाँ के जो देसी रियासतें थी, इन सबका उन्होंने क्या किया? शोषण और दमन किया। इस देश को इतना लूटा खसूटा कि लगभग 100 वर्ष में ही इस देश की जो जनता थी वह अंग्रेजों के खिलाफ हो गई और यहाँ पर एक कह सकते हैं एक क्रांति, यहाँ पर एक स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो जाती है। यानी 100 सालों का परिणाम ही था कि यानी 1757 से अंग्रेजों ने यानी प्लासी जीतने के बाद से यहाँ से उन्होंने अपना शासन शुरू किया। 100 साल में इस देश की जनता इतना उनसे ऊब गई या इतना ज्यादा उनसे विमुख हो गई कि उसने क्रांति कर दी। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका कारण क्या है? इसका भाई सबसे बड़ा कारण है किसानों का शोषण। क्योंकि अंग्रेजों ने इस देश पर अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, इतने ज्यादा बंदोबस्त लेकर के आए कि एक तो अंग्रेज किसानों से बहुत ज्यादा भू राजस्व की वसूली करते थे, यानी लगान बहुत ले जाती थी। यानी किसान बेचारा, उसको जीवन जीने के लिए मुश्किल हो गया। यानी इतना ज्यादा शोषण होता था किसानों का कि किसान खेत छोड़ करके भाग जाता था। किसानों की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई। किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन के रह गए और किसानों की स्थिति इतनी खराब हुई कि वह अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उन्होंने 1857 की क्रांति में कूद पड़े। पहला कारण है। दूसरा क्या है? रियासतों का अधिग्रहण। यानी अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भारत में जो रियासतें थी, जैसे उन्होंने अवध पर एक प्रकार से भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया कि अवध के जो नवाब हैं वह सही से शासन नहीं करेंगे, कुशासन का आरोप लगा करके उन्होंने अवध को छीन लिया। झांसी की रानी पर एक प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया कि एक प्रकार से गोद लिए हुए बच्चे को नहीं बन सकता है, इस प्रकार से उन्होंने काम किया। दादा भाई नारोजी को नाना साहब पेशवा को उन्होंने पेंशन देने से मना कर दिया, ठीक है? तो कई सारी जो देसी रियासतें हैं, चाहे वो अवध हो या कानपुर हो, या अगर हम लोग बात करें अलग-अलग या अवध हो, यहाँ की जो देसी रियासत झांसी हो, वो अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए हो गए और 1857 की क्रांति में इसलिए कूद पड़े क्योंकि अंग्रेजों ने देसी रियासत जो वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं कर पाए। जिस प्रकार से उन्होंने, ठीक है, जिस प्रकार से उन्होंने भारत में देसी रियासतों को अंग्रेजी शासन मिलाने का काम किया, उससे देसी रियासतें जो थी वह अंग्रेजों के खिलाफ हो जाती हैं और 1857 क्रांति में झांसी की रानी, ठीक है, नाना साहब पेशवा, ठीक है, या अगर हम लोग बात करें अवध के नवाब, ठीक है, उनके तरफ से बेगम हजरत महल, आप सबको पता होगा, नाम भी आपने सुना होगा कि बेगम हजरत महल उन्हीं की पत्नी है, ठीक है, जो 1857 की क्रांति में कूदी हैं। तो देसी रियासतें जो थी, यानी हमारे देश में जो देसी रियासतें थी, वह भी अंग्रेजों के खिलाफ हो जाती हैं, वह भी 1857 की क्रांति में कूद पड़ी। तीसरा क्या? अंग्रेजी शासन का विदेशीपन। यानी अंग्रेजों ने इस प्रकार से हमारे देश में शासन चलाया कि उन्होंने भारतीय लोगों को पूरी तरह से अंग्रेजी बनाने का प्रयास किया, या उन्होंने यहाँ पर हिंदू लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास किया, जिस वजह से क्या रहा कि भारतीय जो जनता थी उसके नाराज हो जाती है, क्योंकि वह लालच दे करके, ललचा करके क्या थे, हिंदू जनता को वह ईसाई बनाने, धर्म परिवर्तन भी काफी होता था। दूसरा क्या था कि अंग्रेजों ने जिस प्रकार से यहाँ पर शासन चलाया, भारतीय जनता विदेशी शासन की आदी नहीं थी और एक ऐसा विदेशी शासन था जो एक प्रकार से कह सकते हो कि बहुत ज्यादा अत्याचारी शासन था। उस अत्याचारी शासन के खिलाफ जो जनता थी वह उठ खड़ी होती है। अगला क्या? सिपाहियों पर प्रभाव। देखो, आप सबको पता 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण है, ठीक है, जो कारतूस का कारण है, जिसके बाद देखो एक राइफल, इसका नाम एनफील्ड राइफल। क्या थी उसका नाम? क्या भाई? राइफल का एनफील्ड राइफल है, जिसमें जो कारतूस लगता था, यानी जो गोली लगती थी, उसको पहले छीला जाता था। छीलने से पहले उस पर एक चिकना पदार्थ होता था, जिसमें अफवाह फैल गई कि वो जो
जो गोली लगती है उस पर जो चिकना पदार्थ है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना है। गाय हिंदू समाज के लिए पूजा पूजता है, हिंदू समाज गाय की पूजता है और जो मुस्लिम समाज है वो सुअर जो है उसको नहीं मानता, यानी एक प्रकार से सुअर का मांस खाना इस्लाम में हराम माना जाता है, यानी मुसलमानों के लिए। तो हिंदू और मुस्लिम जो थे, जो सिपाही थे, उनमें एक प्रकार से इसको लेकर के काफी द्वेष फैल गया कि जो अंग्रेज हैं वो हमारा धर्म भ्रष्ट करें, यानी मुसलमानों के लगा कि सुअर की चर्बी मिला करके हमारा धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहे हैं और हिंदू समाज को लगा, जो हिंदू सिपाही थे उनको लगा कि इसमें गाय की चर्बी है, उन्होंने लगाकर हमारा धर्म भ्रष्ट, इसलिए सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया और 1857 की क्रांति में वह भी कूद पड़े। और यह तात्कालिक कारण है। अगला धर्म को खतरा, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया, एक प्रकार से अंग्रेज ये भी करते थे कि भाई वो क्या पता क्या करते थे कि जो भारतीय जनता थी उसको ईसाई बनाते थे। और जब अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का निर्माण किया, जब भारत में रेल चली ना तो भारतीय लोग कहते थे भैया उसी रेल में ब्राह्मण भी जा रहा है, वैश्य भी जा रहा है, शूद्र भी जा रहा है और सभी धर्मों के लोग जा रहे हैं। इससे क्या है, इससे हमारे धर्म को भैया खतरा है, आपने तो सबको एक जैसा मिला दिया। तो धर्म को खतरा भी था कि जिस प्रकार से अंग्रेज धार्मिक परिवर्तन करवाते थे, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदू धर्म से ईसाई धर्म बनने पर जो लालच देकर के धर्म परिवर्तन करवाते थे, तो हिंदू जो साधु संत थे, जो हिंदू समाज था, वह अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। सिपाहियों पर एक प्रभाव और भी हम लोग बात करेंगे, बताओ देखो, सिपाहियों के साथ भाई मेरे बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। अंग्रेजी सिपाहियों की सैलरी बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन जो भारतीय सिपाही होता था उसकी सैलरी बहुत कम होती थी। भारतीय सिपाहियों को एक प्रकार से उनको नस्लीय टिप्पणी की जाती थी, नस्ल के आधार पर, क्योंकि हम लोगों का जो थोड़ा फेस है, अंग्रेज ऐसा नहीं, अंग्रेज तो पूरा भाई गोरा चिट्टा होता है, हम भारतीयों का जो हल्का चेहरा सांवलापन रहता है, इसलिए नस्लीय भेदभाव करना। और भारतीय सिपाही बहुत ही छोटी पोस्ट पर लंबे समय तक बने रहते थे, उनका कोई प्रमोशन भी नहीं होता था और उनके साथ भेदभाव भी बहुत होता था। ये भी बहुत बड़ा कारण था कि 1857 की क्रांति में जो सिपाही है, जो भारतीय सिपाही थे, जो भारतीय सैनिक हैं, वह भी 1857 की क्रांति में कूद पड़ते थे। तात्कालिक कारण आपको पता, चर्बी वाला कारतूस क्या है, तात्कालिक भैया चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस को तो मैंने बता दिया कि वही एनफील्ड राइफल है, जिसमें एक अफवाह फैल गई है कि भैया जो एनफील्ड राइफल है उसमें जो गोली लगती, जो कारतूस मतलब गोली जो होती थी भैया, उसको पहले छीलना पड़ता था और छीलने से उस पर चिकना पदार्थ था और अफवाह फैला दी किसी ने भैया उस पर गाय और सुअर की चर्बी है। भैया गाय हिंदू धर्म के लिए पूजनीय है और इस्लाम के लिए भैया सुअर की चर्बी, सुअर का मांस खाना हराम है। तो हिंदू लोगों को लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं गाय की चर्बी मिला करके, और मुस्लिम सिपाहियों को लगा कि भाई एक प्रकार से सुअर का मांस मिला करके हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, इस्लाम धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कह सकते कि जो सैनिक थे उन्होंने एक तात्कालिक कारण, क्योंकि पूरे खबर फैल जाती है और अंग्रेजों ने इसका खंडन भी किया, लेकिन कोई मानता नहीं। और 1857 की क्रांति के सारे कारण हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। 1857 की जो क्रांति है काफी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये 100% आता है इस चैप्टर में से। ठीक है, 1857 की क्रांति के कारण क्या है। 1857 का जो विद्रोह है, इसकी शुरुआत कैसी हुई, तो इसकी जो शुरुआत है वो सैनिक विद्रोह से ही है। और विद्रोह कहां से शुरू हुआ था भैया, मेरठ से। क्या मेरठ छावनी से क्या है, इसकी शुरुआत की गई थी। 1857 का जो विद्रोह है मेरठ छावनी से शुरू होता है, जब कह सकते भाई एक प्रकार से मंगल पांडे ने, जब दो सैनिक यानी जो अंग्रेजी अधिकारियों पर जब उन्होंने गोली चला दी थी, जब मंगल पांडे को फांसी होने वाली थी, वहीं से कह सकते इस विद्रोह की शुरुआत होती है। ठीक है, और एक प्रकार से जो 1857 क्रांति जो विद्रोह है, ये सेना का विद्रोह। शुरू में तो कह सकते इस विद्रोह में, इस स्वतंत्रता संग्राम में जो सैनिक थे वह भी उन्होंने ही भाग लिया, क्योंकि मेरठ छावनी से शुरुआत होती है, इसलिए शुरू में इस विद्रोह में 1857 की क्रांति में मात्र सैनिक ही भाग ले रहे थे। लेकिन बाद में यहाँ के किसान, मजदूर, जो जमींदार, क्योंकि अगर कुंवर सिंह का नाम सबने सुना होगा, वीर कुंवर सिंह जमींदार हैं। ठीक है, तो जमींदारों ने भी इसमें भाग लिया। इसमें देसी रियासतें, यहाँ के जो व्यापारी हैं, कह सकते हैं कि जन विद्रोह बना। यानी 1857 की क्रांति में सिर्फ सैनिकों ने ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता ने, कह सकते हो, इस विद्रोह में भाग लिया
और 1857 की क्रांति इतनी खतरनाक थी, बताया जाता था भैया कि अंग्रेज अपने मुख में कालिख पोत करके पोत लेते थे ताकि उनको कोई पहचान ना सके कि अंग्रेज है। काला चेहरा करके वो लोग यहाँ से भागे थे, बहुत सारे अंग्रेज भागे थे। बाद में कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन करने का काम किया और कई सारे अंग्रेजी अधिकारी लगा करके क्या करते हैं, इस विद्रोह का उन्होंने दमन कर दिया। ठीक है? और जब कह सकते हैं कि भाई मेरे जब 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है और अंग्रेज एक प्रकार से इस 1857 की क्रांति का दमन कर देते हैं, उसके बाद भारत पर कई प्रकार का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि 1857 की क्रांति तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत पर यहीं से इंग्लैंड या कह सकते ब्रिटेन की महारानी ने शासन करना शुरू किया। पहली बात, ये पहला परिवर्तन है। दूसरा क्या कि यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या कि भैया सरकारी नौकरियों में इंग्लैंड की महारानी बोला कि सरकारी नौकरियों में भारतीय लोगों को भी हम काम करेंगे। दूसरा क्या, यहाँ खास तौर से सेना में ये भी बोला गया कि सेना का अनुपात अलग नहीं, कहीं पर भी भारतीय सैनिक ज्यादा न हो जाए, इसलिए भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिकों का जो अनुपात है बराबर है, क्योंकि आप कहीं दोबारा विद्रोह ना हो जाए। और इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी पूरी नीति बदल दी। इंग्लैंड की महारानी ने यहाँ तक बोला कि हम लोग भारतीय के कहने से नियम कानून को बनाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने मानने से मना कर दिया। यानी कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहली तो सत्ता ही बदल जाती है। 1857 की क्रांति तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन का शासन यानी इंग्लैंड की महारानी का शासन शुरू हो जाता है। और उन्होंने कई सारी भाई कहा था कि भाई हम भारत का विकास करेंगे, भारत को डेवलप कंट्री बनाएंगे, बढ़िया 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 काम करेंगे, सरकारी नौकरियों में भारतीय लोगों की भर्ती की जाएगी और यहाँ के जो राजे महाराजे हैं उनसे हम सलाह लेकर के कानून बनाएंगे। ये सारी बातें बोली तो गई थी, लेकिन बाद में मानी नहीं जाती हैं। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ये सारे वादे कह सकते हैं ब्रिटेन की महारानी का। 1857 की क्रांति के बाद अगर आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत ज्यादा बल मिला। हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत ज्यादा बल मिलता है और 1857 की जो क्रांति होती है, इससे इस देश के लोगों को पता चला कि भारत में अब कोई भी बड़ा जन आंदोलन किया जा सकता है। इसके बाद अगर आप देखें 1857 की क्रांति के बाद जब कांग्रेस की स्थापना होती है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनेगी और भारतीय राष्ट्रीय जब कांग्रेस बनती है, उसी के बाद से भारत में आप जब देखेंगे तो बड़े-बड़े आंदोलन होते हैं। और 19वीं शताब्दी में आप देखा कि महात्मा गांधी का देखेंगे, हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, सबने आज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इन सभी आंदोलनों की जो शुरुआत है वो 1857 की क्रांति ने शुरू की। क्योंकि यहाँ से इस देश के लोगों को लगा कि हम लोग मिल करके जुल करके अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम। ये चैप्टर आएगा और इस चैप्टर को आपको जरूर पढ़ करके जाना, इसको किसी को भी छोड़ना नहीं, ठीक है? ओके, रहेगा चैप्टर नंबर 15 क्या है, चैप्टर नंबर 15 क्या रहेगा, अनुबंधित श्रमिकों की शुरुआत। अनुबंधित श्रमिक बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर रहेगा। अनुबंधित श्रमिक मतलब समझते हो कि अंग्रेज जो थे यहाँ पर जो मजदूर होते थे, श्रमिक मतलब मजदूर, मजदूरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे, साल भर का 2 साल का, उनको पता कहाँ ले जाते थे, यूरोप लेकर के जाते थे, वहां पर उनसे काम करवाते थे। इसी को बोला जाता है अनुबंधित श्रमिक कानून। दासता से संक्रमण तक। देखो आप सबको पता होगा कि यूरोप में, यूनान में और ग्रीस में वहां पर दास प्रथा एक समय बहुत रही है। दास मतलब तो भैया गुलाम, तो वहां दास प्रथा बहुत चलती थी। लेकिन कुछ समय के बाद क्या रहा कि वहां पर जब लोकतंत्र आया, ठीक है, और जब राज्य आगे बढ़ा तो वहां पर दास प्रथा जो थी धीरे धीरे खत्म हो गई, ठीक है। और जब दास प्रथा खत्म हो गई तो यूरोप में मजदूरों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और भारत में जो मजदूर थे वह बहुत सस्ते मिल सकते थे, सस्ते दामों में सस्ते मिल सकते, क्योंकि भारत में जो लेबर है, लेबर कोस्ट जो है यानी जो श्रमिक मजदूरी है वो सबसे कम थी। तो अंग्रेज जो थे यहाँ पर मजदूरों के साथ अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, एक प्रकार से साइन कर लेते, साल के लिए 2 साल के लिए मजदूरों की भर्ती करते थे और उन मजदूरों को ले जाकर के यूरोप में जाकर के उनसे काम करवाते थे। यही है अनुबंधित श्रमिक की भर्ती। और उनको एक प्रकार से लेकर के जाते थे, वहां पर वो काम करते, उनका खर्चा बर्चा जो सारा वहीं पर। अगर जैसे बात जैसे साउथ अफ्रीका है,
कई सारे ऐसे देश है जहां पर भारतीय लोग मजदूर के रूप में गए थे, वहीं पर बस गए और आज वहां पर भैया आज भी उस देश में रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका हो गया है, ऐसे बहुत सारे देश हैं, यूरोप के देश हैं, अफ्रीका के ऐसे बहुत सारे देश हैं, जहां पर अंग्रेज जो थे उनको एक प्रकार से मजदूर बना करके ले गए थे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर बना करके ले गए ताकि वहां पर वो मजदूरी कर सकें। बाद में वो लोग वहीं पर बस गए और वहीं पर रहते हैं, क्योंकि जब यूरोप में दास प्रथा खत्म हो गई, वहां पहले दास होते थे जिनसे सारा काम करवाया जाता था। जब दास प्रथा वहां पर समाप्त हो गई, क्योंकि भारत से अंग्रेज जो है मजदूर लेकर के जाते, क्योंकि यहाँ पर मजदूर बहुत सस्ते थे। लेबर कॉस्ट जो होती है, यानी मजदूरों का जो मिनिमम पैसा जो मिलता दिन का, दिहाड़ी जो होती है, जिसको हम लोग दिहाड़ी कहते हैं, दिहाड़ी बहुत कम होती थी। तो दिहाड़ी बहुत कम लेती थी और अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर मजदूरों के साथ भैया साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी के साथ साल का, किसी का 2 साल का, किसी का 4 साल का, और उनको क्या लेकर के जाते थे, यूरोप लेकर के जाते थे। वहां पर उनको भी अलग अलग जगहों पर भेज देते थे, वहां पर वो मजदूरी करते थे, वहां पर रहते पहते थे और उनका पूरा आने जाने का जो खर्चा होता, परिवहन मतलब होता, जो खर्चा होता था वो पूरा उन्हीं का वो लोग करवाते थे। इस प्रकार से क्या थे, उनको अनुबंधित श्रमिक कानूनों की भर्ती की, यानी अंग्रेजों ने मजदूरों की भर्ती की और उनको यूरोप में लेकर के जाते थे और पूरा खर्चा वर्चा भी उनका उठाते थे और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट चलता था। तो 15वां चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अनुबंधित श्रमिक की शुरुआत, या दास्ता को लेकर के पूछा जा सकता, तो बता देना दास्ता एक प्रकार के दास होते हैं जिनसे सारा काम करवाया जाता था। यूरोप में और ग्रीस में, यूनान में दास प्रथा बहुत लंबे समय तक रही है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी के साथ हमारी जो पूरी क्लास रहेगी BHIC 110 जो आपका है भारत का इतिहास 1757 से लेकर के 1857, 15 के 15 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए। इसका 2 वीडियो आपको हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगा, वो लोग आप लोग जरूर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। पहले वीडियो में मैंने 1 चैप्टर से लेकर के 4 चैप्टर तक, दूसरे वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने 5वें चैप्टर से लेकर के 15वें चैप्टर तो मैंने पढ़ा रखा है। आप लोग वीडियो को जाकर के जरूर देख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं और इस BH और हिस्ट्री ऑनर्स सेकंड ईयर की और दूसरी जो क्लास होगी उनका भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। ओके।